हेलो दोस्तों, नोबल बाय जेपीजी में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपको दिलचस्प नोबल से आधारित कहानियाँ पेश है। हर कहानी में जीवन, प्रेम, संघर्ष और जीवन की अनोखी कहानी होती है। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतर बनाने में मदद करता है। अध्याय 291 मेरे पास आओ। गहरी खाई में खून से लथपथ गंदगी थी। लिंग्यून स्कूल के नंबर 1 जीनियस डुगु एओयुन में जीवन के कोई लक्षण नहीं थे। वहां एक भी लाश या कोई हड्डी नहीं बची थी और चू फैन की हथेली ने उसे मांस के टुकड़े में कुचल दिया था। उस समय स्कूल में हर कोई पूरी तरह से शांत था, सिर्फ लिंग्यून स्कूल के लोग ही नहीं, यहाँ तक कि बाहर के लोग भी उस दृश्य से डरे हुए थे। वे गहरी खाई में डूबे डुगु एओयुन को घूर रहे थे और उनकी निगाहों में हैरानी और डर के भाव उभर रहे थे। उस समय यान यांगटियन ऊंचे मंच पर खड़ा था और उसने अपने लिंग्यून स्कूल की भविष्य की उम्मीद को खून से लथपथ होते देखा। उसका शरीर कांप रहा था और उसके बेटे में अवर्णनीय क्रोध का विस्फोट होने लगा। चू फैंग, मैं तुम्हें मार डालूंगा, अचानक किसी ने जोर से चिल्लाया और उसके बाद सभी प्रकार के क्रोधित शाप और जान से मारने की धमकियां फूट पड़ीं। लिंग्यून स्कूल के बुजुर्ग और शिष्य एक साथ आगे बढ़े और चू फैंग पर हमला करने के लिए उसे घेर लिया। जिस तरह का माहौल वे बना रहे थे, उससे पता चल रहा था कि वे चू फैंग की जान लेना चाहते थे। तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या तुम योग्य हो? जब उसने भीड़ को देखा जिसके चेहरे पर खून की प्यास थी, चू फैंग को जरा भी डर नहीं लगा। उसने अपनी बड़ी आस्तीन लहराए और उसके साथ केंद्र में एक दबंग गहन शक्ति की परत फैल गई और यह सभी दिशाओं में फैल गई। आह टिल्ड 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 टिल्ड। जब वे उस लहर का सामना कर रहे थे तो लिंग्यून स्कूल के हजारों शिष्य और बुजुर्ग बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सके। वे सभी बिजुका की तरह उड़ गए थे। वे चू फैंग के एक वार का भी सामना नहीं कर पाए। घमंडी बदमाश, आज तुम्हें अपने किए की कीमत चुकानी होगी। ठीक उसी समय 12 आकृतियां ऊंची स्टेज से नीचे उतरीं। 12 लोग 12 अलग अलग दिशाओं में खड़े थे और उन्होंने चू फैंग को एक घेरे में घेर लिया। वे 12 लोग लिंग्यून स्कूल के 12 रक्षक थे, गहन क्षेत्र के 9वें स्तर के 12 शिखर विशेषज्ञ। तारांकन हम। उसी समय ग्रे रंग की आत्मा संरचना की एक परत भी संघनित हो गई और इसने चू फैंग के साथ साथ 12 रक्षकों को भी लपेट लिया। ये लिंग्यून स्कूल का ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट था। चू फैंग, उचित समय पर रुकना ही इस बात पर सहमति थी। तुम्हें मारने की क्या जरूरत थी? यान यांगटियन बोला। उस समय उसकी दोनों आंखें खून से लाल हो गई थीं और उसकी बोलने की आवाज भी थोड़ी कांप रही थी। हर कोई देख सकता था कि लिंग्यून स्कूल का मुखिया वाकई बहुत गुस्से में था। वह अपने गुस्से को बलपूर्वक सहन कर रहा था, चू फैंग को मारने की अपनी इच्छा को बलपूर्वक सहन कर रहा था। वास्तव में मैं मारना नहीं चाहता था, मैं उचित समय पर रोकना चाहता था, लेकिन मैं आपके लिंग्यून स्कूल से आने वाली तेज चीखों के बारे में कुछ नहीं कर सकता। डुगु एओयुन के बारे में कुछ ऐसा है जो अद्वितीय, अविनाशी, अजेय है। इसलिए मैं तनाव में आ गया और मैंने थोड़ी ज्यादा ताकत लगाई। लेकिन किसने सोचा होगा कि वह मेरे एक वार को भी झेल नहीं पाएगा और एक हथेली से उसे पटक कर मार दिया जाएगा। आह, स्कूल हेड यान, आप वास्तव में इस मामले के लिए मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। वास्तव में आपके लिंग्यून स्कूल के लोग डुगु एओयुन की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। अगर वे इतनी बेतहाशा चीखें नहीं मारते तो मैं गलती से भी यह नहीं सोचता कि डुगु एओयुन वास्तव में शक्तिशाली है और मैंने गलती से उसे नहीं मारा होता। जैसे ही उसने यान यांगटियन की पूछताछ का सामना किया, चू फैंग ने अपने कंधे उचका दिए और उसके चेहरे पर मासूमियत साफ झलक रही थी। धिक्कार है चू फैंग, तुमने मेरे लिंग्यून स्कूल के किसी व्यक्ति को मार डाला, फिर भी तुमने इसका दोष मेरे लिंग्यून स्कूल के सिर मर दिया। आज मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारे पीछे किसका समर्थन है, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अंत में यान यांगटियन अब अपने दिल में क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सका और आकाश की ओर देखा और दहाड़ उठा। उस पल स्वर्ग के क्षेत्र की उसकी आभा बाहर निकली और अनोखी शक्ति ने भूमि को घेर लिया। पूरा चौक हिंसक रूप से कांप रहा था, जबकि पागल और भयंकर तूफान ने सभी को इस हद तक उड़ा दिया कि वे लुढ़क रहे थे और फर्श पर चढ़ रहे थे क्योंकि उनके लिए खुद को सहारा देना मुश्किल था। ये बहुत भयानक है, ये स्वर्ग क्षेत्र की शक्ति है। यान यांगटियन ने वास्तव में स्वर्ग क्षेत्र में कदम रखा है। वह मर चुका है, चू फैंग मर चुका है, कोई भी उसे बचा नहीं सकता। भले ही उसके पास युद्ध की शक्ति हो जो सामान्य ज्ञान को चुनौती देती हो, भले ही वह पहले से ही गहन क्षेत्र में अजेय हो, क्योंकि वह स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ का सामना करता है,
वह चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, बच नहीं सकता। उस पल लोग आश्चर्य में चिल्लाने लगे और वे यान यांगटियन की प्रदर्शित शक्ति से भयभीत हो गए। वास्तव में चू फैंग ने भी भौहें सिकोड़ ली और खुद से बुदबुदाया, तो ये स्वर्ग क्षेत्र की शक्ति है। वास्तव में ये बहुत शक्तिशाली है। ये और गहन क्षेत्र पूरी तरह से अलग हैं। बेशक स्वर्ग क्षेत्र मजबूत है, आप मूल क्षेत्र में रहते हुए गहन क्षेत्र में रहने वालों को हराने में सक्षम हैं, लेकिन मैं आपको गहन क्षेत्र में रहते हुए स्वर्ग क्षेत्र को हराने में सक्षम नहीं देख सकता। जब तक आप गहन क्षेत्र के 9वें स्तर पर नहीं हैं, भले ही आपकी युद्ध शक्ति आसमान तक बढ़ जाए, आपके लिए स्वर्ग क्षेत्र के खिलाफ लड़ना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये वह क्षेत्र है जो मार्शल लॉर्ड क्षेत्र के सबसे करीब है। वे ऐसे लोग हैं जो स्वर्ग की शक्ति को समझते हैं। उसी समय एग्गी ने भी गंभीरता से याद दिलाया, सब लोग पीछे हट जाओ, मैं खुद चू फैंग को मार डालूंगा और एओयुन का बदला लूंगा। यान यांगटियन के कपड़े फड़फड़ाने लगे और उसके लंबे बाल पागलों की तरह हिलने लगे। स्वर्ग तक पहुंचने वाली रक्तपिपासा उसके अपने शरीर से बाहर निकल गई। इसने उस भूमि पर राज किया और उसकी शक्ति के सामने चू फैंग के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। यान यांगटियन के बोलने के बाद ग्रेक लोक विश्व प्रेतात्मावादी ने तुरंत अपनी आत्मा संरचना को भंग कर दिया और 12 रक्षक भी जल्दी से ऊंचे मंच पर वापस चले गए, क्योंकि वे जानते थे कि यान यांगटियन वास्तव में क्रोधित था। उन परिस्थितियों में उन्हें चू फैंग से बहुत दूर रहना पड़ा और वे घसीटे जाने से बहुत डरे हुए थे। चूंकि उन्होंने पहले यान यांगटियन की स्वर्ग क्षेत्र की शक्ति को देखा था, इसलिए वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ का आकस्मिक हमला विनाश की कितनी भयानक शक्ति होगी। मैं देखना चाहूंगी कि आज कौन चू फैंग को छूने की हिम्मत करता है। लेकिन ठीक उसी समय एक और धमाकेदार चीख सुनाई दी। वह आवाज बहुत तेज और स्पष्ट थी, मानो आकाश में गड़गड़ाहट हो रही हो। इससे कई मार्शल साधना विशेषज्ञों के चेहरे बदल गए और उनके कान भिनभिनाने लगे। कमजोर साधना वाले लोगों ने उस गुस्से भरी चीख के कारण सीधे खून उगल दिया और वे बेहोश हो गए। उसी समय आसमान से असीम दबाव की लहर उतरी, मानो कोई अदृश्य पर्वत श्रृंखला नीचे दबा रही हो। जैसे ही वह भयावह दबाव नीचे आया, आसमान में एक वृद्ध आकृति भी दिखाई दी। उसने सुनहरे रंग का कवच पहना हुआ था और वह बिल्कुल युद्ध के देवता जैसा दिख रहा था। वह धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरा और अंत में जब असंख्य निगाहें उस पर टिकी थीं, वह चू फैंग के बगल में उतरा। वह व्यक्ति चू फैंग का बड़ा भाई था, जो किलिन राजकुमार के महल में क्यूई कबीले का मुखिया था, क्यूई फेग्यांग। हे भगवान, ये क्यों फेग्यांग है? उसकी आभा क्या है? वह आकाश से कैसे उतरा? क्या इसका मतलब यह है कि वह स्वर्ग के दायरे में भी कदम रख चुका है और वह स्वर्ग के दायरे का विशेषज्ञ भी है? क्यूई फेग्यांग की उपस्थिति ने सभी की उम्मीदों को पार कर दिया। उसने जो ताकत दिखाई, उसने सभी को चौंका दिया। यह एक दबावपूर्ण भावना थी जो यान यांगटियन से कम नहीं थी, जिसका अर्थ था कि बूढ़े व्यक्ति की साधना यान यांगटियन से कम नहीं थी। क्यू फेग्यांग, आप भी स्वर्ग क्षेत्र में प्रवेश कर गए। वास्तव में न केवल आसपास खड़े लोग, बल्कि यान यांगटियन भी क्यू फेग्यांग की ताकत से दंग रह गए थे। वह जो जानता था, उसके अनुसार वर्तमान एजोर प्रांत की सीमाओं के भीतर केवल एक ही स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ था, किलिन राजकुमार की हवेली का स्वामी। यान यांगटियन ने 1 साल पहले ही सफलता प्राप्त की थी, इसलिए ये कहा जा सकता है कि वह एजोर प्रांत में दूसरा स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ था। फिर भी जल्द ही एक तीसरा स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ प्रकट हुआ। इसका मतलब था कि इसने एजोर प्रांत में संतुलन को नष्ट कर दिया और इसने उसे गंभीरता से इलाज करने के लिए मजबूर किया। क्यूई फेग्यांग ने यान यांगटियन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसने केवल चू फैंग के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, मेरे भाई, तुम ठीक तो हो? बड़े भाई, मैं ठीक हूँ। मुझे आखिरकार पता चल गया कि तुमने मुझे मानसिक संदेश क्यों भेजा और मुझे दुगु एओयुन को मारने के लिए कहा। तो तुम भी स्वर्ग के दायरे में हो। पर्यवेक्षकों की तुलना में चू फैंग ने क्यू फेग्यांग की साधना को देखने के बाद वह अप्रत्याशित रूप से खुश था और वह बेहद उत्साहित था। अरे, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से चला गया। इसका कारण कोई और नहीं बल्कि इस विशाल क्षेत्र में प्रवेश करना था। लेकिन मुझे कहना होगा, यह एहसास काफी अच्छा है। क्यू फेग्यांग ने ठहाका लगाया। फिर उसके बाद उसने यान यांगटियन की ओर अपनी नजर डाली और जोर से चिल्लाया, स्कूल हेड यान, मैंने चू फैंग को दुगु एओयुन को मारने की अनुमति दी। अगर आपके पास कुछ है तो आप मेरे पास आएं। अध्याय 292 ली झांगक्विन का उपचार। क्यू फेग्यांग के बोलने के बाद साफ आसमान में गरज के साथ बारिश हुई और सभी लोग डर गए। यान यांगटियन के लिए वह इतना क्रोधित था कि उसका क्रोध शांत नहीं हो पा रहा था।
उसका पूरा शरीर क्रोध से कांप रहा था जब उसने क्यू फेग्यान की ओर इशारा किया और चिल्लाया, क्यू फेग्यान, तुमने चू फैंग को मेरे स्कूल के शिष्य को मारने के लिए क्यों प्रोत्साहित किया? किलिन राजकुमार के महल के एक व्यक्ति के रूप में तुम्हें लगता है कि तुम राजवंश के कानूनों को तुच्छ समझ सकते हो और मानव जीवन को रौंद सकते हो? हम्फ, यान यांगटिन, आपके लिंग्यून स्कूल के डुगु एओयुन की नज़र में अपने सीनियर्स के लिए कोई सम्मान नहीं था और वह इतना बेकाबू था। उसने वास्तव में कई स्कूल प्रमुखों के सामने ली झांकी के हाथ खींच लिए थे और उसने एक सीनियर को अपमानित किया था। अगर उसके जैसे शिष्य में थोड़ी बहुत प्रतिभा भी होगी तो जब वह भविष्य में बड़ा होगा तो वह निश्चित रूप से कोई दयालुता नहीं करेगा, बल्कि वह केवल बुराइयां ही करेगा। और चूंकि उसे जीवित छोड़ना हानिकारक है तो उसे क्यों न हटा दिया जाए? मैंने चू फैंग से कहा कि वह ऐसा आपके लिंग्यून स्कूल की भलाई के लिए करे, वरना अगर भविष्य में आपके लिंग्यून स्कूल का प्रबंधन उसके हाथ में आ जाता तो यह निश्चित रूप से ऐसी राह पर चला जाता जहां से वापसी संभव नहीं होती और यह एक राक्षसी स्कूल बन जाता। यान यांगटिन, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। किलिन राजकुमार के महल के प्रमुख के रूप में नागरिकों को नुकसान से बचाने में मदद करना मेरी जिम्मेदारी है। चलो किसी और दिन मिलते हैं। क्यू फेग्यांग ने पहले तो संतुष्ट होकर यान यांगटिन को इशारा किया और फटकार लगाई, जबकि उसका थूक हवा में उड़ गया। फिर एक हंसी के साथ उसने चू फैंग के कंधों को पकड़ लिया, छलांग लगाए और हवा में चला गया। वह भीड़ की नजरों से ऐसे ही गायब हो गया। वहां केवल अचंभित विद्यालय प्रमुखों, बुजुर्गों, शिष्यों और यान यांगटिन का एक समूह बचा था जिसका चेहरा क्रोधित था, फिर भी वह कुछ भी नहीं कर सकता था। क्यू फेग्यांग हवा में चला और उसकी गति बहुत तेज थी। पलक झपकते ही वह और चू फैंग लिंग्यून स्कूल की सीमा से बाहर निकल गए। इससे चू फैंग की जीभ पर गांठ पड़ गई क्योंकि वह गति इंपीरियल स्काई तकनीक से हासिल नहीं की जा सकती थी जिसे उसने समझ लिया था। इसका मतलब ये भी था कि भले ही चू फैंग के पास शाही आकाश तकनीक हो और भले ही वह चलने के लिए हवा का विरोध कर सके, अगर उसका सामना असली स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञों से होता तो उसकी वर्तमान गति अभी भी कमतर होती और उसके पास भागने का मौका भी नहीं होता। क्यू फेग्यांग चू फैंग को लिंग्यून स्कूल से दूर ले जाने के बाद वह एक पहाड़ पर एक गांव में रुका। वहां एक साधारण किसान का घर था, बाढ़ से घिरा हुआ एक आंगन वाला एक कच्चा मकान। आंगन के भीतर मुर्गियों और हंसों का एक समूह था और वे इस समय बेतहाशा चीख रहे थे। आंगन के बाहर दर्जनों नागरिक थे जो देखने के लिए अपना सिर उठा रहे थे। उन्होंने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, अपना मुंह चौड़ा कर लिया और उनके चेहरे पर आश्चर्य की भावना थी क्योंकि उसी समय उन्होंने आसमान से दो आकृतियां उतरते हुए देखी। इससे पहाड़ी गांव के नागरिक पूरी तरह से भयभीत हो गए, जिन्होंने पहले कभी मार्शल साधना को छुआ तक नहीं था। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक सोचा कि देवता स्वर्ग से उतर रहे हैं और एक के बाद एक वे जमीन पर घुटने टेककर आकाश की ओर प्रार्थना करने लगे। आकाश से उतरने वाले दो लोग स्वाभाविक रूप से क्यू फेग्यांग और चू फैंग थे। उतरने के बाद क्यू फेग्यांग ने नागरिकों पर ध्यान नहीं दिया। वह चू फैंग को सीधे कच्चे घर में ले आया और उस कच्चे घर के भीतर चू फैंग ने दो परिचित आकृतियां देखी। उनमें से एक ली झांग किंग था। वर्तमान में उसका चेहरा मौत की तरह पीला था और होंठ बैंगनी हो रहे थे। वह कोमा में लकड़ी के बिस्तर पर लेटा हुआ था। जिस बिस्तर पर ली झांग किंग लेटी हुई थी उसके बगल में ज़ेड मेडियन स्कूल की प्रमुख पसीने से लथपथ सिर के साथ आगे पीछे व्यस्त थी। वह ली झांग किंग की फटी हुई भुजाओं को औषधीय घास से वापस सिल रही थी। भगवान क्यू, आप वापस आ गए हैं। वह दुगु एओयुन बहुत ही घृणित था। जब उसने झांग किंग की भुजाएं फाड़ी तो उसने अपनी गहन शक्ति का उपयोग करके उसकी मेरिडियन और मांसपेशियों को छेद कर नष्ट कर दिया। मेरे पास जो वर्तमान चिकित्सा तकनीकें हैं उनके साथ झांग किंग की भुजाओं को ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। क्यू फेग्यांग को देखने के बाद ज़ेड मेडियन स्कूल का प्रमुख जल्दी से बाहर निकल गया। कोई डर नहीं, हमारे यहाँ एक विश्व प्रेतात्मावादी है। क्यू फेग्यांग ने बिना किसी जल्दबाजी के और हल्के से मुस्कुराते हुए उसके बगल में बैठे चू फैंग की ओर देखा। चू फैंग ने भी देरी नहीं की और वह जल्दी से ली झांग किंग की दोनों भुजाओं की वर्तमान स्थिति की जांच करने के लिए ऊपर चला गया। चू फैंग को देखकर जो ली झांग किंग की बाहों के साथ इधर उधर छेड़छाड़ कर रहा था, जैसे कि वह जानता था कि वह क्या कर रहा है। ज़ेड मेडियन स्कूल के प्रमुख ने थोड़ा कसकर भौहें सिकुड़ी, चिंतित रूप से क्यू फेग्यांग को देखा, फिर धीमी आवाज में पूछा, भगवान क्यू? स्कूल प्रमुख ली की दोनों भुजाओं की मांसपेशियां और मेरिडियन नष्ट हो गए हैं। अब वे पूरी भुजाएं नहीं हैं, बल्कि एक जोड़ी भुजाएं हैं जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता।
हालांकि विश्व प्रेतवादियों के तरीके विशेष हैं, मुझे डर है कि उन्हें अभी भी ठीक नहीं किया जा सकता है और हमें अभी भी अधिक उत्कृष्ट चिकित्सा तकनीकों वाले व्यक्ति को खोजने की आवश्यकता है ताकि वे कुछ तरीकों के बारे में सोच सकें। जब उनका सामना जेड मेडेन स्कूल के प्रमुख के संदेह से हुआ तो क्यू फेग्यांग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हमारा विश्व प्रेतवादी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तारांकन हम। उसी समय चू फैंग और ली झानकिंग की दिशा से चमकदार चमक खिल उठी। उस दृश्य ने जेड मेडेन स्कूल के प्रमुख को चौंका दिया क्योंकि उसने जल्दी से अपनी नज़र ऊपर उठाई। हालांकि जब उसने देखा तो उसे बहुत उम्मीद नहीं थी, यहाँ तक कि वह, जिसे काफी अनुभव था, डर गई। क्योंकि उसी समय ली झानकिंग की दोनों भुजाओं पर एक छोटी संरचना दिखाई दी। संरचना प्रतीकों के साथ बह रही थी और घूम रही थी, जबकि उसमें से धूसर रंग की हल्की रोशनी निकल रही थी। जैसे जैसे प्रकाश उन्हें घेर रहा था, प्रतीक ली झानकिंग की दोनों भुजाओं में प्रवेश करते और छोड़ते रहे और अपनी अनूठी शक्ति का प्रदर्शन करते रहे। जैसे जैसे प्रतीक हिलते गए, ली झानकिंग की फटी हुई मांसपेशियां और मेरिडियन ठीक होने लगे। जिस समय वे ठीक हो रहे थे, उसी समय वे मूल मेरिडियन से फिर से जुड़ गए। ये भावना, क्या ये संभव है कि चू फैंग एक ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट है? उस पल जेड मेडेन स्कूल के प्रमुख ने चौंकते हुए अपना मुंह खोला। मिस्टर ग्रे क्लोक, क्या आपने उसके बारे में सुना है? क्यू फेग्यांग मुस्कुराया। क्या इसका मतलब यह है कि मिस्टर ग्रे क्लोक चू फैंग है? क्यू फेग्यांग की बात सुनने के बाद जेड मेडेन स्कूल के प्रमुख के पहले से ही चौड़े मुंह पर एक और घेरा चौड़ा हो गया। हे, क्यू फेग्यांग ने जेड मेडेन स्कूल के सवाल पर केवल हंसी उड़ाई और उसने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, जब तक स्कूल प्रमुख कुछ दिनों तक शांति से आराम कर सकते हैं, तब तक उन्हें पूरी तरह से ठीक हो जाना चाहिए। ठीक उसी समय चू फैंग खड़ा हुआ और ली झानकिंग को देखा। उसकी फटी हुई भुजाएं पहले से ही पूरी तरह से सुरक्षित थीं और चू फैंग ने स्पिरिट फॉर्मेशन तकनीकों से फटी हुई लंबी पोशाक की आस्तीन को भी वापस सिल दिया। उसने खून के धब्बे भी हटा दिए। वाह चू फैंग, तुम बहुत अद्भुत हो। उस समय जेड मेडेन स्कूल की प्रमुख अतुलनीय रूप से खुश थी। उसके चेहरे पर जो पहले से ही सुंदर था, वह अब एक छोटे फूल की तरह मुस्कुरा रही थी। ये देखा जा सकता था कि उसके मन में ली झानकिंग के लिए वास्तव में कुछ मजबूत और विशेष भावनाएं थीं। यह आश्चर्यजनक है। कुछ और भी है जो इससे भी अधिक आश्चर्यजनक है। क्यू फेग्यांग अजीब तरह से मुस्कुराया। और क्या बात है? जेड मेडेन स्कूल की प्रमुख ने आंखें फैलाकर उत्सुकता और बारीकी से पूछा। जल्दी मत करो, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। न केवल तुम्हें पता चल जाएगा, बल्कि पूरे एजोर प्रांत के लोगों को भी पता चल जाएगा। क्यू फेग्यांग ने हंसते हुए कहा और उसने वास्तव में कुछ रहस्य पैदा कर दिया था। उन शब्दों को सुनने के बाद जेड मेडेन स्कूल की प्रमुख, जो पहले से ही उत्सुक थी, और भी अधिक उत्सुक हो गई। लेकिन क्यू फेग्यांग की स्थिति और ताकत के कारण उसके लिए कुछ और पूछना अच्छा नहीं था। वह केवल समाचार के शीघ्र आने का इंतजार कर सकती थी। उस गांव को क्यू फेग्यांग ने खरीदा था। ली झानकिंग के वहां ठीक होने की एकमात्र वजह यह थी कि गरीब और उदास पहाड़ी गांव के हर एक ग्रामीण को अकल्पनीय बड़ी रकम मिली। इसके अलावा कृतज्ञता के संकेत के रूप में ये स्पष्ट रूप से जानने के बाद कि क्यू फेग्यांग ने पहले ही ग्रामीणों को पुरस्कृत किया है, चू फैंग ने फिर भी उन्हें बहुत सारा सोना दिया, क्योंकि चू फैंग के लिए पैसे जैसी चीजें केवल सांसारिक सामग्री थीं। केवल गहन दवाएं ही उसके लिए उपयोगी थीं। जब उन्हें अचानक धन की प्राप्ति हुई तो गांव वालों ने, जो पहले से ही यह सोचते थे कि चू फैंग और अन्य लोग भगवान हैं, गांव से सभी अच्छी चीजें निकाल दी ताकि चू फैंग और अन्य लोगों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जा सके। चिकन, बत्तख, हंस, सुअर, घोड़ा, बकरी, खाने योग्य सभी चीजें हर तरह के तरीकों से स्वादिष्ट तरीके से बनाई गई थी। चू फैंग और अन्य लोग जो स्वादिष्ट व्यंजन खाने के आदी हो गए थे, उन्होंने पहाड़ी गांव में उस बेहतरीन दावत को खाया। ये कहना ही पड़ेगा कि यह काफी खास शैली थी और यह काफी दिलचस्प थी। रात के खाने के बाद चू फैंग और क्यू फेग्यांग हवा में टहल रहे थे। इस बार क्यू फेग्यांग चू फैंग को पकड़कर हवा में नहीं चल रहा था। चू फैंग ने शाही आकाश तकनीक का इस्तेमाल किया और बैंगनी बादलों वाले क्षितिज की ओर चल पड़ा। अध्याय 293 एजोर प्रांत को चौंका देना। यह शाही आकाश तकनीक, शाही आकाश ऋषि ने वास्तव में एक बहुत ही उत्कृष्ट चीज का आविष्कार किया है। जैसे ही उसने चू फैंग को देखा, जो हवा में ऐसे चल रहा था जैसे वह सपाट जमीन पर चल रहा हो, क्यू फेग्यांग ने प्रशंसा में अपना सिर हिलाया। हवा को चलने से रोकने की तकनीक, यहाँ तक कि जिसने स्वर्ग के क्षेत्र में कदम रखा, उसके पास भी इसे बनाने का कोई तरीका नहीं था,
फिर भी शाही आकाश ऋषि ने गहन क्षेत्र की साधना के साथ उस तरह का शारीरिक मार्शल कौशल बनाया। ये वास्तव में एक प्रकार का चमत्कार था। बड़े भाई, हालांकि दुगु एओयुन वास्तव में घृणास्पद है क्योंकि उसने मेरे स्कूल के प्रमुख की भुजाएं फाड़ दी थी, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने उसे मारकर बहुत आगे बढ़ गया हूँ। अचानक चू फैंग ने थोड़ी चिंता के साथ कहा, धिक्कार है लड़के, क्या तुम्हें ये शब्द बोलते हुए भी शर्म आती है? क्यूई फेग्यांग ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और चू फैंग को घूरने लगा। जैसे ही उसने क्यूई फेग्यांग का सामना किया, जो उस तरह का था, चू फैंग वास्तव में थोड़ा शर्मिंदा हुआ और उसने शर्म के साथ अपना सिर थोड़ा खुजलाया और उसने खंडन नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि क्यू फेग्यांग सही था। चू फैंग आमतौर पर जिस तरह से काम करता था, दुगु एओयुन को मारना वास्तव में बहुत बड़ी बात नहीं थी, बल्कि उन शब्दों को बोलने से वह अजीब लग रहा था। बेशक चू फैंग ने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि उसके अपने विचार थे। मुझे पता है कि तुम किस बात को लेकर चिंतित हो। यान यांगटियन एक स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ है, और भले ही तुम्हारी युद्ध शक्ति आसमान तक बढ़ सकती है और तुम एक असामान्य व्यक्ति हो, लेकिन जब स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ का सामना करना पड़ता है, तो ये कहना काफी उचित होगा कि तुम एक कमजोर चींटी हो। इससे पहले मैंने इस क्षेत्र में कदम नहीं रखा था, इसलिए मुझे सचमुच लगता था कि इस क्षेत्र के बारे में अफवाहें सिर्फ किंवदंतियां हैं। हालांकि इस क्षेत्र में कदम रखने के बाद ही मुझे इस क्षेत्र की प्रभावशालीता का गहराई से एहसास हुआ। क्यूई फेग्यांग ने पहले तो आह भरी, फिर बोलना जारी रखा। आप यान यांगटियन को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो बेहद महत्वाकांक्षी है। खासकर स्वर्ग के दायरे में प्रवेश करने के बाद उसकी नसें आसमान को छू सकती थीं और उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता था। वह किसी भी ऐसे स्कूल को एजोर प्रांत की सीमा के भीतर आने की अनुमति नहीं देंगे जो उनके लिंग्यून स्कूल के लिए खतरा पैदा करे। हालांकि आपके एजोर ड्रैगन स्कूल की ताकत पहले ही बहुत बढ़ चुकी है और आपकी युद्ध शक्ति जो सामान्य ज्ञान को चुनौती देती है, पहले ही प्रकट हो चुकी है। चाहे आपने दुगु एओयुन को मारा हो या नहीं, वह यान यांगटियन आपको और आपके एजोर ड्रैगन स्कूल को जाने नहीं देगा। वह आपके आसपास के लोगों को भी जाने नहीं देगा। तो अगर तुम दुगु एओयुन को मार देते हो, तो वह यान यांगटियन तुम्हें जाने नहीं देगा। अगर तुम नहीं मारते, तो भी वह यान यांगटियन तुम्हें जाने नहीं देगा। जब वह तुम्हें किसी भी कीमत पर जाने नहीं देगा, तो क्यों न उसके पसंदीदा शिष्य को मार दिया जाए। क्यू फेग्यांग ने चू फैंग को समझाया। बड़े भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है। चू फैंग ने सहमति में सिर हिलाया और कुछ चीजों के लिए क्यू फेग्यांग ने वास्तव में उन्हें उससे अधिक गहराई से देखा था। लेकिन चिंता मत करो, अभी मैं भी स्वर्ग लोक में हूँ। इसके अलावा मेरे पीछे किलिन राजकुमार की हवेली है, और किलिन राजकुमार की हवेली के पीछे जियांग राजवंश है। इसलिए जब तक मैं तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ हूँ, चाहे यान यांगटियन में कितनी भी हिम्मत क्यों न हो, वह तुम पर हमला करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करेगा। क्यूई फेग्यांग ने अपनी छाती थपथपाई और गारंटी दी। बड़े भाई, आपके पीछे भी एक अलौकिक विशेषज्ञ है ना? चू फैंग ने हंसते हुए पूछा। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्यू फेग्यांग थोड़ा उलझन में था। नीले लबादे वाला विश्व प्रेतात्मावादी 100 मोड़ों की घाटी में एकांत में रह रहा है। चू फैंग ने जवाब दिया। ओह! उन शब्दों को सुनने के बाद क्यू फेग्यांग को अचानक समझ आ गया और उसके बाद वह चू फैंग की ओर मुस्कुराया। तुम सही हो। वह वास्तव में एक बहुत मजबूत विशेषज्ञ है, लेकिन वह एकांत में नहीं रह रहा है। वह एजोर प्रांत में हर चीज को किसी और से बेहतर समझता है। वह 100 बैंड्स की घाटी में इसलिए रहता है क्योंकि वह एजोर प्रांत में होने वाली हर चीज का निरीक्षण करना चाहता है, क्योंकि वह एक व्यक्ति की तलाश कर रहा है। एक व्यक्ति? कौन सा व्यक्ति? चू फैंग ने उत्सुकता से और बारीकी से पूछा। हाँ, बहुत ही बेहतरीन इंसान, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता। यह एक रहस्य है। भले ही वह तुम ही हो, मैं नहीं बता सकता। क्यूई फेग्यांग ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और फिर मुस्कुराकर चू फैंग से बोला, वह व्यक्ति 9 प्रांतों के महाद्वीप की आशा है, और आप एजोर प्रांत की आशा हैं। चू फैंग को क्यूई फेग्यांग के शब्द पूरी तरह से समझ में नहीं आए, लेकिन वह ये बता सकता था कि नीले लबादे वाले विश्व प्रेतात्मावादी की पहचान सरल नहीं थी, और जिस व्यक्ति की वह तलाश कर रहा था वह और भी कम सरल था। यद्यपि चू फैंग बहुत उत्सुक था कि वह नीला लबादाधारी विश्व प्रेतात्मावादी कौन था, और वह साधारण व्यक्ति कौन था, क्योंकि क्यूई फेग्यांग बोलने के लिए तैयार नहीं था, चू फैंग ने आगे कुछ नहीं पूछा। चू फैंग और क्यू फेग्यांग ने ली झांग पर कृपा की थी, इसलिए पिछले कुछ दिनों से वे गांव से बाहर नहीं गए। शुरू से लेकर आखिर तक वे ली झांग की स्थिति पर नजर रखते रहे।
जब ली झांग किंग फिर से होश में आया और उसके हाथ में ज्यादा समस्याएं नहीं रहीं, तो उन्होंने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। और पिछले कुछ दिनों के समय के साथ चू फेंग द्वारा लिंग्यून स्कूल में स्कूल सभा में सबसे पहले फेंगहाओ की भुजाओं को काटकर और डुगु एओयुन को मांस की टिकिया में कुचलकर उत्पात मचाने की खबर पूरे एजोर प्रांत में फैल गई। चूंकि इस बार यह खबर अजूर प्रांत के विभिन्न प्रथम श्रेणी के स्कूलों द्वारा फैलाई गई थी, जो निचले स्तर के मुख्य शिष्यों और उच्च स्तर के बुजुर्गों और स्कूल प्रमुखों दोनों से थी, इसलिए किसी को भी चू फेंग की क्षमताओं पर संदेह नहीं हुआ और किसी को भी उस मामले की सच्चाई पर संदेह नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने इस पर गहराई से विश्वास किया और बिल्कुल भी संदेह नहीं किया। एजोर प्रांत में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रकट हुआ, एक राक्षस प्रकट हुआ, एक भयानक दानव प्रकट हुआ। ये वे चर्चाएं थीं जिनके बारे में हर कोई बात कर रहा था। चू फेंग अपनी मार्शल खेती प्रतिभा के कारण एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। चू फेंग अपनी शक्ति युद्ध के कारण एक राक्षस था जिसने स्वर्ग को चुनौती दी थी। चू फेंग अपने काम करने के तरीकों के कारण एक राक्षस था। प्रसिद्ध नाम चू फेंग एक ऐसा अस्तित्व बन गया जिसे लोग पूछते भी थे और उससे डरते भी थे। बहुत से लोग चू फेंग की भव्यता को व्यक्तिगत रूप से देखना चाहते थे, फिर भी वे बहुत डरे हुए थे। एक भी लापरवाह शब्द, एक भी गलत काम अगर यह राक्षस को नाराज करता है तो उनका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। संक्षेप में, चू फेंग की ताकत को न केवल पहचाना गया बल्कि उसे शैतान भी बना दिया गया। लेकिन कोई बात नहीं, चू फेंग को वास्तव में वर्तमान एजोर प्रांत में नंबर 1 प्रतिभा के रूप में सार्वजनिक रूप से मान्यता दी गई थी। हालांकि दूसरों की तुलना में वर्मिलियन बर्ड सिटी के लोग एक अन्य खबर से उलझे हुए थे। चू फेंग मिस्टर ग्रे क्लोक हैं। मिस्टर ग्रे क्लोक चू फेंग हैं। ये वास्तव में एक स्वर्गीय बड़ी और महान खबर है। वर्मिलियन बर्ड सिटी के मुख्य हॉल में सुहेन उत्साह से इधर उधर घूम रहा था। उसके चेहरे पर उल्लास के रंग थे क्योंकि वह श्री ग्रे क्लोक द्वारा दी गई चेतावनी को नहीं भूलेगा, जिसमें कहा गया था कि उसकी बेटियों की शादी उसके अलावा किसी और व्यक्ति से नहीं हो सकती। मूल रूप से सुहेन संघर्ष कर रहा था। चू फेंग एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, उसके पास क्यूई फे ज्ञान का समर्थन था और उसके मन में अपनी बेटियों के लिए भावनाएं थीं। वह वास्तव में अपनी बेटियों की शादी चू फेंग से करना चाहता था। हालांकि श्री ग्रे क्लोक जो हृदयहीन था ने उसे पहले ही धमकी दे दी थी। इससे वह काफी भयभीत हो गया और वह असमंजस में पड़ गया। लेकिन अब वे दोनों संभवतः एक ही व्यक्ति थे, इस कारण उसके सारे संघर्ष गायब हो गए और जो कुछ बचा वह केवल अंतहीन खुशी थी। पिताजी, इस बात को अलग रखते हुए कि इस खबर की अभी पुष्टि नहीं हुई है, भले ही चू फेंग मिस्टर ग्रे क्लोक हो, आप किस बात से इतने खुश हैं? सू मेई ने अपनी खूबसूरत बड़ी आंखें झपकाईं और उलझन में अपने पिता को देखा। पिताजी बीमार हैं, उन पर ध्यान मत दो। सू रो ने सू मेई की आस्तीन खींची, उसके कान की ओर झुकी और चुपके से कहा, हाँ, छोटी रो, छोटी मेई, कुछ ऐसा है जो मैंने तुम दोनों से लंबे समय से छुपाया है, लेकिन मुझे लगता है कि आज वह समय आ गया है जब मैं तुम दोनों को इसके बारे में बता दूं। उस दिन जब मिस्टर ग्रे क्लोक ने शांगगुआन परिवार को खत्म कर दिया तो उसने मेरे पास एक पत्र छोड़ा था। उस पत्र की विषय वस्तु ये थी कि वह तुम दोनों बहनों से शादी करना चाहता है। सू हेन सू रो और सू मेई की ओर चला गया, अपने दोनों हाथों को अपनी दोनों बेटियों के कंधों पर थपथपाया और उसका चेहरा खुशी और उत्साह से भर गया। क्या मिस्टर ग्रे क्लोक हमसे शादी करना चाहते हैं? ये शब्द सुनने के बाद सू मेई का प्यारा सा चेहरा तुरंत बदल गया और उसकी दोनों आंखें डर से भर गईं। वे उस समय से भी ज्यादा डरे हुए थे जब शांगगुआन परिवार शादी करने आया था, क्योंकि उसे अच्छी तरह याद था कि मिस्टर ग्रे क्लोक एक बुरा आदमी था और वह निर्दयी था। वह शांगगुआन परिवार से कई गुना ज्यादा डरावना था। उसे सच में नहीं पता था कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति उससे शादी करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। हाँ, छोटी मेई, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मिस्टर ग्रे क्लोक की पहचान पहले ही सामने आ चुकी है और वह चू फेंग है। इसका मतलब है कि सतह पर मिस्टर ग्रे क्लोक आप दोनों बहनों से शादी करना चाहता है, लेकिन वास्तव में ये चू फेंग है। सू हेन ने मुस्कुराते हुए समझाया, पिताजी, बकवास मत करो, इस खबर का कोई सबूत नहीं है और चू फेंग ने कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं कहा था कि वह मिस्टर ग्रे क्लोक है। लेकिन उसी पल सू रो गुस्से से चिल्लाई। उसने सू हेन की बांह को भी दूर धकेल दिया, उसकी ओर इशारा किया और कहा, अब आप वो पिता नहीं रहे जिसका मैं दिल से सम्मान करती थी, क्योंकि आपने कभी भी हमें अपनी बेटियों की तरह नहीं माना। हम दोनों बहनें सिर्फ परिवार के हित के लिए आपकी कुर्बानी हैं।
बोलने के बाद सूरो ने गुस्से में हॉल का दरवाजा खोला और बाहर भाग गई। अध्याय 294 बहनों की वास्तविक भावनाएं। सूरो वर्मिलियन बर्ड सिटी में एक ऊंचे टॉवर की चोटी पर बैठी थी। वह ऊंचे टॉवर के किनारे पर बैठी थी और उसकी पतली, लंबी, सफेद और खूबसूरत टांगें हवा में लटक रही थीं। उसने अपने दोनों हाथ टॉवर की छत पर रखे हुए थे और दूर की ओर देख रही थी। हल्की हवा बहकर उसके काले काले लंबे बालों को उड़ा ले गई। हवा ने उसकी खूबसूरत स्कर्ट को उड़ा दिया, लेकिन यह उसके मनमोहक चेहरे और उसके उदास चेहरे को नहीं उड़ा सका। बहन! अचानक एक सुंदर आवाज गूंजी और सू मेई सूरो के पीछे प्रकट हुई। छोटी मेई, तुम क्यों आए हो? सू मेई को देखने के बाद सूरो काफी हैरान और खुश दिखाई दी, लेकिन साथ ही घबराहट भी थी जिसे आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता था। हे! सू मेई ने प्यार से मुस्कुराया, लेकिन सूरो के सवाल का जवाब नहीं दिया। एक झटके के साथ वह सूरो के बगल में बैठ गई। जैसे ही उसने अपनी खूबसूरत टांगों को ठीक किया, उसने अपनी छोटी नाक को कस लिया। सूरो को देखकर मुस्कुराए और कहा, बहन, क्या आपको उम्मीद है कि चू फैंग ही वह मिस्टर ग्रेक्लोक है? ऐसा क्यों पूछा? सूरो की खूबसूरत आंखों में हैरानी उभर आई, लेकिन उसकी घबराहट थोड़ी और बढ़ गई। हे! मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। मुझे उम्मीद है कि चू फैंग मिस्टर ग्रेक्लोक है, क्योंकि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। सू मेई ने एजो ड्रैगन स्कूल की ओर देखा और उसके खूबसूरत चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान लटकी हुई थी। बेवकूफ लड़की, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी क्योंकि वह भी तुम्हें बहुत पसंद करता है। जल्दी या बाद में वह तुमसे शादी करेगा। सूरो ने प्यार से सू मेई के बालों को सहलाया, क्योंकि वह वास्तव में अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती थी। मुझे पता है कि वह मुझे पसंद करता है, लेकिन तुम क्या सोचते हो? सू मेई ने अचानक पूछा। क्या? सू मेई द्वारा इस तरह पूछे जाने पर सूरो की अभिव्यक्ति तुरंत जम गई और वह समझ नहीं पाई कि क्या जवाब दे। बहन, क्या आप चू फैंग से शादी करना चाहती हैं? सू मेई की मुस्कुराहट नहीं बदली और वह पूछती रही। मैं। सूरो का पूरा चेहरा जटिल था और उसके आकर्षक होंठ थोड़े खुले हुए थे, लेकिन वह कोई शब्द नहीं बोल सकी। ठीक उसी समय सू मेई अचानक सूरो के गले लग गई और सूरो को कसकर गले लगा लिया। उसका आकर्षक चेहरा सूरो के शरीर से चिपक गया और उसने प्यार से कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम चू फैंग से शादी कर सकती हो। मैं सच में उम्मीद करता हूँ कि तुम चू फैंग से शादी कर सकती हो। चू फैंग वह व्यक्ति है जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन तुम भी वह व्यक्ति हो जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम दोनों मेरे लिए सबसे ज्यादा पारिवारिक, सबसे करीबी और सबसे ज्यादा प्यारे हो। मैं सच में उम्मीद करता हूँ कि हम तीनों हमेशा साथ रह सकें। सू मेई के शब्द मधुर, जोशीले और बहुत ही सुखद थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके शब्द बहुत ही ईमानदार थे। उसने जो शब्द बोले वे उसके दिल से निकले थे। अपनी छोटी बहन के शब्दों के बाद सूरो पहले तो अचंभित रह गई, क्योंकि उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं और उसके चेहरे पर अकथनीय भावना भर गई। फिर उसने अपनी बाहें खोली और अपनी प्यारी छोटी बहन को कसकर गले लगा लिया और अपना चेहरा सू मेई के बालों से चिपका दिया। वह कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी, विशुद्ध आनंद की मुस्कान। ली झांगकिंग की चोटें ठीक होने के बाद चू फैंग, ली झांगकिंग और क्यूई फेग्यांग एक साथ चले गए, लेकिन वे एक ही स्थान की ओर नहीं गए। ली झांगकिंग एजो ड्रैगन स्कूल में वापस आ गया। वर्तमान में चू फैंग ने स्कूल सभा में इतना बड़ा मामला छेड़ दिया और बाहर अफवाहें फैल गईं। स्कूल प्रमुख के रूप में स्वाभाविक रूप से स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उसे वापस लौटना पड़ा। क्यू फेग्यांग के लिए उसे किलिन राजकुमार के महल के स्वामी से एक सम्मन मिला और उसे किलिन राजकुमार के महल में वापस बुलाया गया। उसके स्वर्ग क्षेत्र में कदम रखने की खबर पहले ही फैल चुकी थी। एजोर प्रांत के लिए यह एक बड़ी बात थी, और किलिन राजकुमार के महल के लिए ये और भी बड़ी बात थी। स्वाभाविक रूप से महल के स्वामी को सच्चाई की पुष्टि करनी थी। चू फैंग के लिए वह ब्लैक टोटो सिटी की ओर चला गया। 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान में एजोर ड्रैगन संस्थापक से मिलने के बाद चू फैंग ने पहले से ही एजोर प्रांत छोड़ने का फैसला किया था, ताकि वह विश्व प्रेतवादी के रूप में अपनी क्षमताओं को जल्दी से बढ़ा सके। यदि वह विश्व प्रेतवादी के रूप में अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहता था, तो उसे असुर भूत टॉवर में स्थित रहस्यमय और मजबूत राक्षसी जानवर के निर्देशों का पालन करना था और उसके द्वारा छोड़े गए खजाने को ढूंढना था। हालांकि एजोर प्रांत छोड़ने से पहले चू फैंग को एक काम करना था, और वह था ब्लैक टोटो सिटी की ओर जाना। वह वहां जाकर देखना चाहता था कि क्या उसे सम्राट मकबरे तक पहुंचने का कोई और रास्ता मिल सकता है और क्या वह वहां से कुछ हासिल कर सकता है या नहीं। वह है
वर्तमान चू फैंग अपने सफेद सिर वाले ईगल पर बैठा हुआ था और तेजी से काले कछुए शहर की ओर उड़ रहा था। लेकिन अचानक उसने अपनी भौहें हल्के से सिकुड़ी और उसके बाद उसने तेजी से दिशा बदली। सफेद सिर वाले ईगल पर सवार होकर वह दूसरी दिशा की ओर उड़ गया। भागो भागो, अगर हम पकड़े गए तो मर जाएंगे। टिल्ड, मैं उस चीज से खाया जाना नहीं चाहता, इससे दर्द होगा। ब्लैक टॉर्टोइस सिटी की सीमा के बाहर एक जंगल में दो लड़के तेजी से भाग रहे थे। उन दोनों के पीछे एक खूंखार जंगली तेंदुआ था। दोनों लड़के डर गए और भागते समय उनके जूते भी उतर गए। ये देखा जा सकता था कि उन्होंने भागने में कितनी ताकत खर्च की थी, लेकिन यह व्यर्थ था क्योंकि जंगल के तेंदुए की गति बहुत तेज थी। धनुष से निकले तीर की तरह वह तेजी से पास आ गया। वह अभी अपना खूनी बड़ा मुंह खोलकर स्वादिष्ट भोजन खाने की तैयारी कर रहा था। वाह टिल्ड, लेकिन उसी समय आसमान से एक कान फाड़ देने वाली चीख सुनाई दी। इस चीख ने न केवल दोनों लड़कों का ध्यान खींचा, बल्कि जंगल के तेंदुए ने भी अपने कदम रोक दिए, अपना सिर उठाया और आसमान की ओर देखा। तारानकन हूँ। उस समय एक तेज हवा चली और उसने चट्टानों के टुकड़े उड़ा दिए। उसके बाद एक विशाल सफेद सिर वाला चील आसमान से उतरा और एक झटके के साथ चू फैंग सफेद सिर वाले चील से नीचे कूद गया और दोनों लड़कों के सामने आ गया। चू फैंग को देखकर दोनों लड़कों को ऐसा लगा जैसे उन्हें अपनी एकमात्र उम्मीद दिख गई हो और वे जल्दी से चू फैंग की बाहों में कूद पड़े। वे डरे हुए अपने पीछे जंगल के तेंदुए को देखने लगे, मानो वे चू फैंग को बता रहे हों कि बड़ी बिल्ली उन्हें खाना चाहती है। उस पल जंगल का तेंदुआ थोड़ा हिचकिचाया। वह इस बात पर झिझका कि उसे चले जाना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। अंत में जब उसे अपना कोमल और सुखद भोजन मिला, तब भी वह आगे बढ़ा और वह अभी भी हमला करना चाहता था। शू! लेकिन ठीक उसी समय चू फैंग ने अचानक जोरदार आवाज में चिल्लाया। यह एक सामान्य आवाज लग रही थी, फिर भी यह दृश्य तीखी तलवारों की तरह थी जो जंगल के तेंदुए पर वार कर रही थी। वाह टिल्ड, जंगल का तेंदुआ दर्द से चीखा और उसे दर्जनों मीटर दूर फेंक दिया गया। इसके तुरंत बाद वह मुड़ा, लड़खड़ाते हुए जंगल की ओर भागा और बिना अपना सिर घुमाए जंगल में घुस गया। ठीक है, डरो मत, अब यहाँ कुछ भी नहीं है। चू फैंग ने मुस्कुराते हुए उन दो लड़कों को सहलाया जो उसके गले लगे हुए थे। वह लड़कों के कांपते शरीर को महसूस कर सकता था और वह उनके दिलों में डर को महसूस कर सकता था। तारानकन पफ! लेकिन तभी दोनों लड़के अचानक जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और चू फैंग के सामने झुक गए। झुकते हुए उन्होंने चू फैंग से कहा, महान परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं, कृपया हमें शिष्य के रूप में स्वीकार करें। महान परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं, कृपया हमें शिष्य के रूप में स्वीकार करें। आओ, बोलने के लिए उठो। एक आदमी के तौर पर किसी को देखते ही तुरंत घुटने टेक देना कौन सा व्यवहार है? जब उसने दोनों लड़कों की हरकतों का सामना किया तो चू फैंग असहाय होकर मुस्कुराया, फिर वह उन्हें सहारा देने के लिए आगे बढ़ा। उस समय चू फैंग स्पष्ट रूप से देख सकता था कि दोनों लड़कों की उम्र 7 या 8 वर्ष से अधिक नहीं थी। अधिक सख्ती से कहें तो उनकी हड्डियां अभी तक विकसित नहीं हुई थीं और वे मार्शल खेती की उम्र तक नहीं पहुंचे थे। इसके अलावा उनके कपड़ों से वह बता सकता था कि वे कुछ गांव की गुड़िया थीं जो स्थानीय रूप से पैदा हुई और पली बड़ी थीं। उनके कपड़े बहुत फटे हुए थे, लेकिन उनके हेयर स्टाइल काफी खास थे। एक स्टैंडर्ड बाउल कट था, एक स्टैंडर्ड क्रू कट था। उनके चेहरे बहुत मजबूत और दृढ़ थे और यह पूरी तरह से असली था। हालांकि उसी समय उनके युवा चेहरों पर नाक से पानी और आंसू भर आए। ये देखा जा सकता था कि वे वास्तव में भयभीत थे। चू फैंग को दो ऐसे प्यारे बच्चों का सामना करना पड़ा, इसलिए वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। वह उन्हें यहाँ छोड़कर और उनकी परवाह न करके ये बर्दाश्त नहीं कर सका। आखिरकार वे दो सच्चे बच्चे थे, दो नए जीवन। इसलिए चू फैंग ने पूछा, आपका क्या नाम है? हुजी। आप? न्यूजी। अच्छे नाम। टीएन। हु जॉर्जी इक्वल्स बाघ शावक, न्यू जॉर्जी इक्वल्स बछड़ा। अध्याय 295 विकृत विश्व अध्यात्मवादी। बाउल कट वाला न्यूजी था और क्रू कट वाला हुजी था। वे दो भोले और शुद्ध बच्चे थे। उन्होंने चू फैंग के सवालों का गंभीरता से जवाब दिया, लेकिन वे समझ नहीं पाए कि चू फैंग पागलों की तरह क्यों हंस रहा था और न्यूजी का नाम सुनकर क्यों नहीं रुक पा रहा था। लेकिन इसका दोष चू फैंग पर नहीं दिया जा सकता। न्यूजी के बालों का स्टाइल वाकई बछड़े के सिर जैसा लग रहा था और यह उसके नाम के अनुरूप था। भले ही चू फैंग हंसना नहीं चाहता था, लेकिन वह रोक नहीं पाया क्योंकि उसका आकार वाकई थोड़ा बहुत मिलता जुलता था। लेकिन हंसी तो हंसी थी और चू फैंग ने जल्दी से अपनी भावनाओं को दबा दिया।
फिर उसने गंभीरता से पूछा, हुजी न्याव जी, तुम दोनों पहले मुझे जवाब दो। तुम दोनों इस जंगली जंगल जैसी जगह पर क्यों आए हो, जो पहाड़ में इतनी गहराई में है? हे भगवान, हम अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए यहाँ हैं। दोनों बच्चों ने अलग अलग मुंह होने के बावजूद एक साथ उत्तर दिया, छोटी बहन। चू फैंग सोच रहा था, अगर ये दोनों गुड़िया इतनी छोटी थी तो उनकी छोटी बहन कितनी बड़ी होगी। हाँ, हमारी छोटी बहन को एक बुरे आदमी ने उठा लिया है। हमें उसे बचाना है और उसे वापस लाना है। महान ईश्वर, हम आपसे विनती करते हैं, कृपया हमें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें और हमें दिव्य विद्या सिखाएं। जैसे ही वे भावुक होकर बोले, हुजी और नुजी फिर से घुटनों के बल बैठ गए। मैं तुम दोनों को कुछ योग्यताएं सिखा सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे बताना होगा, तुम्हारी छोटी बहन को कहाँ ले जाया गया है? उसे कौन ले गया है? चू फैंग ने गंभीरता से पूछा। कुछ समझ के बाद चू फैंग को आखिरकार पता चला कि न्यूजी और हुजी भाई थे। न्यूजी सबसे बड़ा था, जो इस साल 9 साल का था। हुजी दूसरा सबसे बड़ा था, जो इस साल 7 साल का था, और उनकी एक छोटी बहन भी थी, जो इस साल 5 साल की थी, और उसका नाम नुनियू था। TN न्यू इक्वल्स लड़की। तीनों भाई बहन ब्लैक टॉर्टोइस सिटी की सीमाओं के अंदर एक पहाड़ी गांव में रहते थे। उनका गांव बेहद गरीब था और वे बाहरी दुनिया से अलग थलग थे। इसलिए बच्चों को ये भी नहीं पता था कि मार्शल खेती क्या होती है, और उनके अंधविश्वास पूरी तरह से गड़बड़ा गए थे। जब उन्होंने चू फैंग को आसमान से उतरते देखा तो उन्होंने ये भी सोचा कि चू फैंग एक संत है और वह दिव्य तरीकों का इस्तेमाल करता है। नुजी और हुजी क्यों कहते रहे कि वे नुनियू को बचाना चाहते थे? इसका कारण ये था कि आज सुबह नुनियू को सुनहरे कवच पहने लोगों के एक समूह ने ले लिया था। उन्होंने जो कहा उसके अनुसार उसे काले कछुए के शहर में ले जाया गया था। न केवल नुनियू को ले जाया गया, बल्कि गांव की सभी छोटी लड़कियों को भी ले जाया गया। वे किलिन राजकुमार की हवेली के लोग ही होंगे। गोन परिवार का पहले ही सफाया हो चुका है, तो किलिन राजकुमार की हवेली के लोग काले कछुए के शहर में क्यों बचे हुए हैं? क्या ये संभव है कि उन्होंने काले कछुए के शहर का प्रबंधन करने के लिए कोई नया कबीला नहीं चुना और वे व्यक्तिगत रूप से इसका प्रबंधन कर रहे हैं? लेकिन किलिन राजकुमार के महल के लोगों को गांव से बड़ी हुई छोटी लड़कियों के एक समूह को ले जाने की क्या जरूरत थी? उस पल चू फैंग की भौहें कसकर बंद हो गईं, फिर भी वह कोई कारण नहीं सोच पाया। इसलिए अंत में उसने इसकी जांच करने का फैसला किया। लेकिन जाने से पहले उसने हुजी और नुजी को खेती के तरीके बताए और उनके पास कुछ सोना भी छोड़ा। उसने उनसे कहा कि वे अपने घर लौटकर इंतजार करें और वह बहुत जल्दी उनकी छोटी बहन को उनके पास वापस भेज देगा। महान ईश्वर, हमें दिव्य विद्या प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। हम निश्चित रूप से उन्हें समर्पित रूप से विकसित करेंगे और हम आपकी अपेक्षाओं को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। दोनों बच्चे एक बार फिर जमीन पर झुक गए और कृतज्ञता से भरे चेहरे के साथ उन्होंने चू फैंग को प्रणाम किया। हो, ये कोई दैवीय विधियां नहीं है, ये साधना विधियां हैं। जब तक इन विधियों को समझा जा सकता है, आप दोनों मार्शल साधना के मार्ग पर कदम रख सकते हैं और मार्शल साधक बन सकते हैं। इसके अलावा मैं कोई महान भगवान नहीं हूँ। इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है, और अगर कोई भगवान है भी तो वह भगवान निस्संदेह कोई ऐसा व्यक्ति ही होगा जो बेहद शक्तिशाली होगा। चू फैंग मुस्कुराया और नुजी और हुजी के सिर को सहलाया, फिर उन्हें सफेद सिर वाले ईगल पर ले गया। उन्हें गांव में वापस भेजने के बाद उसने अपनी दिशा बदली और ब्लैक कछुआ शहर की ओर तेजी से बढ़ गया। काले कछुए के शहर में पहुंचने के बाद चू फैंग को पता चला कि यह क्षेत्र वास्तव में वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। ये पहले से ही किलिन राजकुमार के महल के लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। किलिन राजकुमार के महल की बड़ी संख्या में सेना ने पहले ही वहां शिविर स्थापित कर लिया था और राजकुमार के महल से कई शक्तिशाली लोगों को भी वहां भेजा गया था। यहाँ तक कि गहन क्षेत्र में कई 100 लोग थे। जिस स्थान पर उन्होंने शिविर स्थापित किया वह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, गोन परिवार का पूर्व निवास। क्या ये संभव है कि उन्होंने कुछ खोज लिया हो? चू फैंग ने किलिन राजकुमार के भवन के कपड़े पहने और उस स्थान पर घुस गया जहां उन्होंने शिविर स्थापित किया था। इधर उधर देखने के बाद चू फैंग को उत्साह से पता चला कि किलिन राजकुमार के महल के लोगों ने वास्तव में काले कछुए के शहर में कुछ खोज लिया है। उन्होंने जो चीज खोजी वह वही चीज थी जिसे चू फैंग खोजना चाहता था। काले कछुए की पर्वत श्रृंखला में सम्राट मकबरे का प्रवेश द्वार। इससे पहले जब चू फैंग काले कछुए के शहर में पहुंचा तो उसने सम्राट के मकबरे के प्रवेश द्वार को खोजने की कोशिश की। हालांकि ये व्यर्थ था क्योंकि अपनी क्षमताओं के बावजूद वह पूरी तरह से असहाय था।
वह कुछ भी नहीं ढूंढ सका, जैसे कि प्रवेश द्वार मौजूद ही नहीं था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि सम्राट की कब्र का प्रवेश द्वार गोंद परिवार के निवास के भीतर था। किलिन राजकुमार के महल ने गोंद परिवार को नष्ट करने और उनके निवासों को नष्ट करने के बाद ही उन्हें पता चला कि नीचे एक आत्मा संरचना प्रवेश द्वार छिपा हुआ था। हालांकि किलिन राजकुमार की हवेली को नहीं पता था कि यह सम्राट मकबरे का प्रवेश द्वार है, फिर भी वे जानते थे कि यह खजाने का स्थान है। इसलिए उन्होंने उस स्थान पर कब्जा करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को भेजा और उन्होंने अपने ग्रेक लोकवर्ल्ड स्पिरिटिस्ट को भी भेजा। वे प्रवेश द्वार खोलना चाहते थे और खजाना ले जाना चाहते थे। जैसा कि ग्रेक लोकवर्ल्ड स्पिरिटिस्ट का उल्लेख किया गया था, चू फैंग को यह भी पता चल गया कि न्यू और अन्य लड़कियों को यहाँ क्यों लाया गया था। उन्हें उस स्थान पर भेजा गया जहाँ ग्रेक लोकवर्ल्ड स्पिरिटिस्ट रहता था। उस समय पश्चिमी क्षितिज पर लाल बादल छा गए थे और रात किसी भी समय होने वाली थी। किलिन राजकुमार के भवन द्वारा आत्मा संरचना के प्रवेश द्वार को खोलने के लिए किया जा रहा काम भी रुक गया। चू फैंग, जो किलिन राजकुमार के महल के रक्षक के रूप में अपनी पहचान रखता था, ग्रेक लोकवर्ल्ड स्पिरिटिस्ट के निवास की खोज कर रहा था। अपनी तेज पहचान शक्ति के साथ काफी दूर से चू फैंग एक तंबू से चर्चा की निम्नलिखित आवाजें सुनने में सक्षम था, जहां रक्षकों के प्रमुख थे। ये पुरानी चीज है। हर दिन वह हमें कुत्तों की तरह आदेश देता है, लेकिन इतने दिनों के बाद वह स्पिरिट फॉर्मेशन का प्रवेश द्वार भी नहीं खोल सकता है। हर दिन ये बूढ़ा बदमाश चाहता है कि हम ब्लैक टॉर्टोइस सिटी के बाहर के गांव से कुछ सुंदर लड़कियों को ढूंढें ताकि वह उसके साथ अपवित्र व्यवहार कर सके। मैं सच में पापी महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि इतनी सारी छोटी लड़कियां इस वजह से मर रही हैं। शश, तुम सब चुप हो जाओ। वह एक ग्रेक लोकवर्ल्ड स्पिरिटिस्ट है और उसके पास बहुत मजबूत पहचान शक्ति है। अगर तुम्हारी बातें उसे सुनाई देती तो तुम सब मर जाते। कई गार्ड प्रमुख चुपके से आपस में बड़बड़ा रहे थे क्योंकि वे एक तंबू में बियर पी रहे थे। धिक्कार है, उन्होंने इतनी सारी लड़कियों को क्यों पकड़ा था? उस पल चू फैंग, जो सच्चाई जानता था, उसने गुस्से से अपनी मुठियां भींच ली और नीली बेलें बाहर निकलती रहीं। हर दिन वह कुछ छोटी लड़कियों को मौत के घाट उतार देता था। अगर यह विकृत नहीं था तो क्या था? कोई भी व्यक्ति जिसके पास थोड़ा भी मानवीय स्वभाव हो, वह ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। फिर भी किलिन राजकुमार के महल एज्योर प्रांत के शासक ने वास्तव में किसी को ऐसे दुष्ट काम करने में मदद की थी। इसमें और राक्षसी शिक्षाओं में कोई अंतर नहीं था। इससे चू फैंग को बहुत गुस्सा आया और वह किलिन राजकुमार के महल से और भी निराश हो गया। इस बात पर विचार करते हुए चू फैंग अपनी चुपके से चलने की गति को बढ़ा दिया। कुछ देर की जल्दबाजी के बाद वह अंततः ग्रेक लोकवर्ल्ड स्पिरिटिस्ट के निवास पर पहुंच गया। चून की गोंद परिवार के घर पहले ही मलबे में तब्दील हो चुके थे, इसलिए उनके घर सभी तंबू बन गए। हालांकि ग्रेक लोकवर्ल्ड स्पिरिटिस्ट जिस तंबू में रहता था वह बहुत बड़ा था। शायद इसलिए कि वह विकृत काम करने जा रहा था, उसने सभी पहरेदारों को दूर भेज दिया। चू फैंग ने सावधानी से पास जाकर देखा कि तंबू के बाहर एक छिपी हुई आत्मा संरचना रखी हुई थी। ये विधियां वास्तव में केवल ग्रेक लोकवर्ल्ड स्पिरिटिस्ट ही कर सकते थे, लेकिन चू फैंग के लिए यह मुश्किल नहीं था। चू फैंग ने बहुत आसानी से विश्व प्रेतात्मावादी द्वारा बिछाई गई आत्मा संरचना को खोल दिया। आत्मा संरचना को खोलने के तुरंत बाद चू फैंग का चेहरा तुरंत बहुत बदल गया और उसके क्रोध की लपटें, जिसे उसने बलपूर्वक दबा रखा था, एक फुफकार के साथ बाहर निकल आईं। वह तंबू के अंदर कई छोटी लड़कियों की आवाजें सुन पा रहा था। हालांकि वे मासूम हंसी नहीं थी, जिनमें कोई बुराई नहीं थी। वे तो दयनीय चीखें और असहाय विलाप थे। अध्याय 296 सम्राट का मकबरा खोलना। गुस्से से भरे दिल के साथ चू फैंग तंबू में घुस गया। उस समय वो स्पष्ट रूप से देख सकता था कि तंबू के अंदर 9 छोटी लड़कियां थीं। वे 10 साल की भी नहीं थीं और उनमें से ज्यादातर 5 या 6 साल की थीं। कुछ देर बाद उन लड़कियों के कपड़े उतार दिए गए। वे चिल्लाती हुई तंबू में बेतरतीब ढंग से भाग गईं और उनके पीछे एक बूढ़ा आदमी था जिसके शरीर पर एक भी धागा नहीं था और वह इस समय भयंकर और डरावने ढंग से उनका पीछा कर रहा था। बूढ़े आदमी की शक्ल सूरत को अश्लील कहा गया और उसकी मुस्कान को अश्लील। छोटी लड़कियों का पीछा करते हुए वह चिल्लाया भी, मेरी प्यारी बच्ची, भागो मत, मैं तुम्हें कुछ अच्छा खाने को दूंगा। हे भगवान, क्या तुम एक इंसान भी हो? चू फैंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह आगे बढ़ा और बूढ़े आदमी को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। उसके बाद उसने उसके अश्लील चेहरे पर एक बड़ा मुक्का मारा। आह! चू फैंग का मुक्का असामान्य रूप से शक्तिशाली था और वह बूढ़ा आदमी दर्द से चिल्लाता रहा क्योंकि उसे मारा गया था।
चू फैंग पर दहाड़ते हुए अब उसकी कीमती अश्लील मुस्कान गायब थी। तुम कौन हो? तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? आओ चोई, मारना बंद करो। रुको, मैं कौन हूँ? मैं ही वह व्यक्ति हूँ जो तुम्हें मार डालेगा। चू फैंग ने जितना ज्यादा उसे चिल्लाते सुना उतना ही ज्यादा गुस्सा आया, इसलिए अगले घूंसे और भी ज्यादा तेज होते गए। उसने सबसे पहले बूढ़े की नाक पर चोट मारी, उसकी ठोड़ी को उखाड़ दिया, उसके दांत तोड़ दिए और आखिर में जबरदस्ती उसकी खोपड़ी को चीर दिया। छोटी लड़कियों के दिलों में कोई और बड़ी छाया न छोड़े, इसके लिए चू फैंग ने कोई भी ऐसा तरीका नहीं अपनाया जो बहुत ज्यादा खूनी हो। जब उसका गुस्सा लगभग शांत हो गया तो उसने यज्ञ की शक्ति का इस्तेमाल करके बूढ़े आदमी को जिंदा ही भस्म कर दिया। ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट का ख्याल रखने के बाद चू फैंग ने अपना सिर छोटी लड़कियों के समूह की ओर देखा। उसने पाया कि उस पल वे सभी जहां थे वहीं खड़े थे और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खुद को घूर रहे थे। उनके चेहरों पर पहले वाला डर अभी भी छाया हुआ था। हालांकि जिस नज़र से उन्होंने चू फैंग को देखा उसमें कोई डर नहीं था, जैसे कि वे जानते थे कि चू फैंग उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा और उनकी मदद कर रहा है। आप सभी पहाड़ के पास के गांव से आए हैं? चू फैंग ने पूछने के लिए अपना मुंह खोला। हम। छोटी लड़कियों ने एक साथ अपना सिर हिलाया और वे स्पष्ट रूप से बहुत प्यारी थी। नियू कौन है? चू फैंग ने छोटी लड़कियों की निगाहों की ओर देखा और वह उम्मीद से भरा हुआ था। उसे उम्मीद थी कि नियू नाम की लड़की बच जाएगी ताकि कम से कम वह न्यूजी और हुजी को स्पष्टीकरण दे सके। मैं नियू हूँ। अचानक एक युवा कोमल और हल्की आवाज गूंजी। जैसे ही एक छोटी लड़की आगे बढ़ी, उस लड़की के कपड़े बहुत ही साधारण थे। उसके मोटे मोटे कपड़े पैच से भरे हुए थे और उसके छोटे जूतों में से एक में 2 पंजे दिख रहे थे और दूसरे में सिर्फ आधा पैर दिख रहा था। लेकिन फिर भी छोटी लड़की उन्हें फेंकने को तैयार नहीं थी। हालांकि उस छोटी लड़की ने फटे पुराने कपड़े पहने थे, लेकिन इससे उसकी खूबसूरती पर कोई असर नहीं पड़ा। उसकी मासूम बड़ी बड़ी आंखें 2 चमकदार एस्ट्रोलेब की तरह थीं, जो धूल के एक कण से भी दागदार नहीं थीं। खास तौर पर उसके सिर पर बंधी 2 छोटी छोटी पोनीटेल, इसने लड़की की खूबसूरती को चरम पर पहुंचा दिया। तुम नियू हो? चू फैंग ने आगे बढ़कर पूछा। उसका तनावग्रस्त दिल आखिरकार शांत हो गया। बड़े भाई, क्या आप मुझे जानते हैं? नियू ने अपनी मधुर आवाज में उत्तर दिया। मैं जानता हूँ, अब मैं तुम्हें जानता हूँ, है न? तुम्हारे 2 बड़े भाइयों ने मुझे तुम्हें लेने आने का जिम्मा सौंपा था। चू फैंग ने नियू के छोटे से सिर को सहलाते हुए मुस्कुराया। उसने पाया कि छोटी लड़की वाकई काफी पसंद करने लायक थी। उसके बाद विशेष तरीकों से चू फैंग ने गुप्त रूप से छोटी लड़कियों के समूह को काले कछुए शहर से बाहर निकाला। तभी उसने सफेद सिर वाले ईगल को नीचे बुलाया और छोटी लड़कियों के समूह की मदद की। लिटिल व्हाइट, उन्हें उस गांव में वापस ले आओ जहां हम आज गए थे। चू फैंग ने सफेद सिर वाले ईगल से बात की। चू फैंग की बातें सुनने के बाद लिटिल व्हाइट ने भी बहुत समझदारी से सिर हिलाया। लिटिल व्हाइट के प्रदर्शन को देखने के बाद चू फैंग बहुत संतुष्ट था। यही कारण था कि उसे लिटिल व्हाइट पसंद था। हालांकि उसने पहले से ही इंपीरियल स्काई तकनीक को समझ लिया था, चू फैंग अभी भी लिटिल व्हाइट को अपने परिवहन उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना पसंद करता था। इससे न केवल ऊर्जा की बचत होती थी, बल्कि लिटिल व्हाइट एक सक्षम सहायक भी था। बड़े भाई, आप हमारे साथ नहीं आ रहे हैं? अचानक नियू की आवाज गूंजी। अपना सिर पीछे घुमाकर देखने पर चू फैंग ने पाया कि सफेद सिर वाले बाज पर बैठी बाकी सभी छोटी लड़कियां इतनी डरी हुई थीं कि उन्होंने अपना सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं की। वे सफेद सिर वाले बाज के ऊपर लेटी हुई थीं और उसकी पीठ पर लगे पंखों को कसकर पकड़ रही थीं। वे हिलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थीं। लेकिन नियू अलग थी। उस समय वो साहपूर्वक सफेद सिर वाले ईगल की गर्दन पर बैठी थी। उसने अपनी छोटी कमर को सीधा किया और अपनी मासूम बड़ी आंखों से चू फैंग को घूरा। मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं आप सबके साथ नहीं जा सकता। चू फैंग मुस्कुराया और फिर उसने अपने कॉस्मोस सेक से कुछ सोना भी निकाला। उसने उन्हें ब्लैक टॉर्टोइस सिटी से चुराया था। नियू को सोना सौंपने के बाद चू फैंग ने उसे ये भी निर्देश दिया कि वह सोना अपने माता पिता को दे दे ताकि वे जल्दी से जल्दी गांव से चले जाएं। उसने उसे ये भी निर्देश दिया कि जब वह बड़ी हो जाए तो अपने बड़े भाइयों के साथ मार्शल खेती करे। नियू ने बहुत समझदारी से सिर हिलाया और जवाब दिया, क्योंकि उसे चू फैंग की सारी बातें अपने दिल में याद थीं। जब चू फैंग उन्हें विदा करने के लिए तैयार हुआ तो उसने ये भी पूछा, बड़े भाई, आपका नाम क्या है? ये सुनने के बाद चू फैंग थोड़ा हिचकिचाया। उसे नहीं पता था कि नियू को अपना नाम बताना अच्छी बात है या बुरी बात,
लेकिन उसकी आंखों में जवाब की प्यास देखकर चू फैंग फिर भी मुस्कुराया और जवाब दिया, चू फैंग, बड़े भाई चू फैंग, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। नियुनियु ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। नियुनियु और अन्य लोगों को विदा करने के बाद चू फैंग ने छुपकर दुष्ट विश्व प्रेतात्मा के निवास में प्रवेश किया। उसने अपना विश्व प्रेतात्मा लबादा पहना और विश्व प्रेतात्मा के नाम से रात के समय उसने किलिन राजकुमार के महल की सेना को इकट्ठा किया। चू फैंग सम्राट मकबरे का प्रवेश द्वार खोलकर अंदर के खजाने की खोज करना चाहता था, लेकिन वह ये भी जानता था कि सम्राट मकबरे के अंदर बहुत खतरनाक था। एक व्यक्ति की ताकत के साथ कठिनाई बहुत ज्यादा थी, इसलिए चून की किलिन राजकुमार की हवेली से इतने सारे लोग थे, स्वाभाविक रूप से वह उनका इस्तेमाल बिना किसी कारण के नहीं करेगा। उसने सम्राट मकबरे को खोलने के लिए उनका इस्तेमाल करने की तैयारी की। भले ही खतरा हो, वह उन्हें पहले जाने देगा ताकि पहले उनकी बलि दी जा सके। यहाँ तक कि अगर यहाँ के सभी लोग मर भी जाएं, तो भी चू फैंग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस बार किलिन राजकुमार के महल से जो लोग भेजे गए थे वे सभी लिन कबीले से थे। चू फैंग के मन में लिन कबीले के प्रति कभी भी एक भी अच्छी धारणा नहीं रही थी, इसलिए वह उन सभी के मरने की इच्छा कर रहा था। हालांकि चू फैंग ने आत्मा संरचना प्रवेश द्वार खोलने के लिए अचानक रात के समय किलिन राजकुमार के भवन की सेना को एक साथ इकट्ठा किया, जिससे कई लोग नाखुश हो गए। जब चू फैंग एक संरचना बना रहा था तो कुछ लोग एक दूसरे से कानाफूसी करते हुए गुप्त रूप से शिकायत करने लगे। ये बूढ़ा आदमी इतनी देर से हमें बुलाने के लिए फिर से क्या पागलपन कर रहा है? कौन जानता है, शायद उसने कुछ छोटी लड़कियों को मार डाला हो और चूंकि वह उग गया है इसलिए वह हमें यातना देने आया है। धिक्कार है, वह वास्तव में एक विकृत व्यक्ति है। हमारे किलिन राजकुमार का भवन ऐसे राक्षस का समर्थन क्यों कर रहा है? शश, थोड़ा शांत रहो। हमारे लिन कबीले को राजकुमार की हवेली में अपनी स्थिति को स्थिर करने के लिए उस पर भरोसा करने की जरूरत है। हमें उसके साथ सावधानी से पेश आना चाहिए। चू फैंग को लोगों की चर्चाओं की परवाह नहीं थी, क्योंकि अगर लोग कोस भी रहे थे तो वे उसे नहीं बल्कि उस बूढ़े विकृत व्यक्ति को कोस रहे थे। परिश्रम पूर्वक बिछाने के बाद चू फैंग का सुपर मजबूत डिक्रिप्शन गठन आखिरकार अग्गी के निर्देशों के तहत पूरा हो गया और उस पल में ये पहले से ही घूमना शुरू कर दिया। बड़ा ढांचा खुल गया और रोशनी घूम गई और कल के सूरज की तरह बहने लगी। इसने पूरी धरती को रोशन कर दिया, खास तौर पर अजीबोगरीब प्रतीक। वे ऐसे थे जैसे उनमें जीवन था और वे सीलबन स्पिरिट फॉर्मेशन प्रवेश द्वार की खोज करते रहे। देखो, इस बार जो बूढ़े विकृत व्यक्ति ने आत्मा संरचना बनाई है वह अलग लग रही है। यह अप्रत्याशित रूप से सुंदर है। वर्तमान में कई लोगों ने प्रशंसा में आहें भरी। छी, ये सिर्फ दिखावा है। मैं जो देख रहा हूँ उसके हिसाब से वह इस स्पिरिट फॉर्मेशन प्रवेश द्वार को खोलने में भी सक्षम नहीं है। अगर वह खोल सकता था तो उसने इसे पहले क्यों नहीं खोला? इतने लंबे समय तक इंतजार करने का उसका क्या कारण होगा? लेकिन कुछ लोगों को ये भी लगा कि स्पिरिट फॉर्मेशन प्रवेश द्वार नहीं खोला जा सकता। तारांकन हम, लेकिन ठीक उसी समय स्पिरिट फॉर्मेशन से आने वाली रोशनी अचानक सिकुड़ गई और उसके बाद झरने के पानी की तरह जो पीछे की ओर बहता है वह स्पिरिट फॉर्मेशन के प्रवेश द्वार में घुस गया। मूल रूप से बंद स्पिरिट फॉर्मेशन उस पर एक विशाल ब्लैक होल बन गया। उस क्षण हर एक व्यक्ति अचंभित रह गया और उन्होंने अतुलनीय आश्चर्य के साथ कहा, ये वास्तव में खुल गया। अध्याय 297 ब्रह्म निर्माण। सम्राट मकबरे का प्रवेश द्वार पहले ही खुल चुका था। दूसरों की तो बात ही छोड़िए, चू फैंग भी अतुलनीय रूप से उत्साहित था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई नहीं जानता था कि इसके अंदर क्या खतरा है। हालांकि वे इस बात को लेकर बहुत उत्सुक थे कि इसके अंदर क्या खजाने और अवसर हैं। उसी क्षण सभी ने अपनी निगाहें चू फैंग की ओर लगाईं और कमांडर के आदेश की प्रतीक्षा करने लगे ताकि उन्हें अंदर जाने और लंबे समय से प्रतीक्षित खजाने को खोजने की अनुमति मिल सके। फुसफुसाहट ये देखकर चू फैंग ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह विकृत विश्व प्रेतात्मावादी की अश्लील आवाज नहीं सीखना चाहता था। इसलिए उसने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया, फिर अचानक उसे नीचे गिरा दिया। प्रवेश करना। चू फैंग के आदेश के बाद किलिन राजकुमार के भवन की सेना एक ही बार में सम्राट मकबरे के प्रवेश द्वार पर पहुंच गई। ये कहना जरूरी था कि किलिन राजकुमार के महल की सेना वाकई बहुत अच्छी तरह प्रशिक्षित थी। उन्होंने हर तरह के औजारों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और मूल रूप से अंधेरे प्रवेश द्वार को उनकी मशालों से रोशन कर दिया। इस तरह की संगठित प्रवेश पद्धति के तहत कई हजार लोगों का कुलीन समूह बहुत तेजी से सम्राट मकबरे में प्रवेश कर गया। उनके सामने एक विशाल और गहरी गुफा थी।
उस जगह में प्रवेश करने के बाद सभी लोग सावधान हो गए। एक भी व्यक्ति अपने आप आगे नहीं बढ़ा और उन्होंने चू फैंग के आदेशों का पूरी तरह से पालन किया। चू फैंग, ये सम्राट मकबरा प्रवेश द्वार पूरी तरह से अक्षत है, इसलिए यह बहुत संभव है कि हम इस जगह में प्रवेश करने वाले पहले लोग हों। आपको कई गुना अधिक सतर्क रहना चाहिए क्योंकि यहाँ तंत्र पूरी तरह से अक्षत हैं। यदि वे सक्रिय हो जाते हैं तो वे निश्चित रूप से आप सभी की ओर बढ़ेंगे। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद एग्गी ने गंभीरता से याद दिलाया। चू फैंग ने यह भी पाया कि यह क्षेत्र अलग था, ये बहुत बड़ा था। कई घंटों तक आगे चलने के बाद भी वे अंत तक नहीं पहुंच पाए। जितना वे चलते गए, जगह उतनी ही चौड़ी होती गई। अंत में ऐसा लगा जैसे वे एक भूमिगत दुनिया में चले गए जिसका कोई अंत या सीमा नहीं थी। चू फैंग केवल विश्व आत्मा कंपास पर भरोसा कर सकता था कि किस रास्ते पर जाना है। हालांकि चू फैंग को नहीं पता था कि यह केवल शुरुआत थी। चू फैंग और अन्य लोग इस तरह से चल रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी अथाह दुनिया में चले गए हों। वे बहुत सतर्क थे और वे हर कदम पर ऐसे चल रहे थे जैसे वे शिविर लगाने जा रहे हों। वे विशाल दुनिया में आगे बढ़ते रहे। समय धीरे धीरे बीतता गया और धीरे धीरे किलिन राजकुमार के महल की अच्छी तरह से प्रशिक्षित सेना भी कुछ निराशा महसूस करने से बच नहीं सकी। वे सोच रहे थे, क्या ये भूमिगत दुनिया कभी खत्म नहीं होगी? लेकिन सौभाग्य से 10वें दिन जब वे उस जगह पर पहुंचे तो परिवर्तन दिखाई दिया। विशाल गुफा की दुनिया में उनके सामने रोशनी दिखाई दी। यह एक विशाल शहर था। सफेद रंग की चट्टानी दीवारें, शानदार महल, ऊंची और बड़ी शहर की दीवारें, चौड़े बड़े दरवाजे। ऐसा ही एक शहर उस समय भूमिगत दुनिया में दिखाई दिया। उस पल हर कोई असामान्य रूप से उत्साहित था। विशाल भूमिगत दुनिया में ऐसा शहर किसने बनाया? वहाँ किस तरह के लोग रहते थे? या वहाँ खजाने छिपे थे? इस बात को सोचते हुए हर कोई अब अपनी उत्तेजित भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सका। आगे बढ़ते हुए वे शहर की ओर बढ़े क्योंकि 10 दिनों की अंतहीन भागदौड़ के बाद शहर उगते सूरज की रोशनी की तरह था और इसने लोगों को आशा देखने की अनुमति दी। लेकिन जब हजारों लोग शहर में घुस आए तो चू फैंग की भौहें तन गईं। उसे लगता रहा कि शहर बहुत अजीब है, फिर भी वह ये नहीं बता पा रहा था कि कौन सा हिस्सा अलग है। जब उसने देखा कि इतने सारे लोग शहर में घुस रहे हैं फिर भी उन्हें कुछ नहीं हो रहा, तो आखिर में चू फैंग ने भी शहर में घुसकर देखने का फैसला किया। हालांकि शहर में कदम रखते ही चू फैंग को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसे पता चला कि शहर में कोहरा छाया हुआ था और वह आगे का रास्ता भी नहीं देख पा रहा था। यहाँ तक कि वहाँ खौफनाक सन्नाटा भी था। महल शहर में घुसे लोग गायब हो गए, एक भी छाया नहीं बची, फिर भी वह उनके कदमों की आवाज़ साफ साफ सुन सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि चू फैंग ने जब अपना सिर पीछे घुमा कर देखा तो उसने पाया कि वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। उसे चारों तरफ से कोहरा घेरे हुए था। अरे, यह एक आत्मा संरचना है। चू फैंग ने मन ही मन श्राप दिया क्योंकि आत्मा संरचना बहुत मजबूत थी। चू फैंग की आत्मा शक्ति के साथ वह वास्तव में ये पता लगाने में सक्षम नहीं था कि यह एक संरचना थी और इसके पता लगाने से लगा कि यह वास्तव में केवल एक शहर था। आह टिल्ड 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 मदर टिल्ड 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 आह टिल्ड 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 नहीं, मेरे करीब मत आओ। आह टिल्ड 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 टिल्ड। उस समय चू फैंग के सामने दिल को चीर देने वाली और फेफड़े फाड़ देने वाली सभी तरह की दयनीय चीखें लगातार गूंज रही थीं। बिना सोचे समझे चू फैंग को पता चल गया था कि राजकुमार के महल के पहरेदारों के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। दुख की दर्दनाक चीखें बहुत देर तक गूंजती रहीं। चू फैंग ने विस्तार से सुना और जब कभी न खत्म होने वाली चीखें बंद हुईं तो चू फैंग को एक भयावह परिणाम मिला। अभी अभी जो दयनीय चीखें सुनाई दी उनकी संख्या गार्डों की संख्या के बराबर ही थी। इसका मतलब ये भी था कि उसके अलावा यहाँ आने वाले सभी लोगों को संभवतः ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। एग्गी, मुझे क्या करना चाहिए? इस स्पिरिट फॉर्मेशन में मैं कुछ भी महसूस नहीं कर सकता। मैं वापस जाने का रास्ता भी नहीं खोज पा रहा हूँ। वर्तमान चू फैंग हड्डियों को चीर देने वाली ठंडक के झोंकों को महसूस करने में सक्षम था। ये साधारण ठंडक नहीं थी, यह मृत्यु की आभा थी। मृत्यु की आभा वर्तमान में उसके शरीर के पास आ रही थी और उसे खा रही थी। इससे उसे कुछ घबराहट महसूस हुई और उसने जल्दी से एग्गी से मदद मांगी। चिंता मत करो, अगर मैंने गलत अनुमान नहीं लगाया है तो यह कोई साधारण आत्मा संरचना नहीं है। यह एक भ्रम संरचना की तरह लगता है। एग्गी ने कहा। भ्रम निर्माण, इसका क्या मतलब है? चू फैंग ने जल्दी से पूछा।
इसका मतलब है कि यदि आप इस गठन से गुजरना चाहते हैं तो आत्मा गठन तकनीकें जिन्हें आप वर्तमान में समझते हैं वे इसे समझ नहीं सकती हैं। इस संरचना में आप भ्रम पैदा करेंगे। वे भ्रम आपके मन पर अत्याचार करेंगे। यदि आप उस अत्याचार का विरोध कर सकते हैं तो आप अपनी आंखों के सामने सब कुछ देख पाएंगे, अपने आसपास के कोहरे से बच पाएंगे और इस जगह को छोड़ पाएंगे। हालांकि अगर आप मानसिक उत्पीड़न के खिलाफ नहीं लड़ सकते हैं तो आप पहले के लोगों की तरह ही बन जाएंगे और यहीं मर जाएंगे। एग्गी ने समझाया, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैंने अभी तक कोई भ्रम क्यों नहीं पैदा किया है? चू फैंग उलझन में पड़ गया। फैंगर, लेकिन ठीक उसी समय अचानक कोहरे से एक पुकार गूंजी। उस आवाज को सुनकर चू फैंग का शरीर कांपने लगा क्योंकि वह आवाज बहुत जानी पहचानी थी। जब उसने आवाज के स्रोत की ओर अपनी नजर डाली तो वह भी चौंकने से नहीं बच सका। उस जगह पर दर्जनों आकृतियां धीरे धीरे पास आ रही थीं और वे सभी परिचित चेहरे थे। वे चू परिवार के लोग थे। वे मृत चू परिवार के सदस्य थे और उनका नेतृत्व करने वाला चू फैंग का पिता था। पिताजी, आप सब यहाँ क्यों हैं? अपने पिता को देखते ही चू फैंग इतना भावुक हो गया कि उसकी आंखों में गर्म आंसू भर आए। बिना कुछ सोचे समझे वह उनकी ओर दौड़ पड़ा। चू फैंग, मत जाओ, यह एक भ्रम है। लेकिन ठीक उसी समय एग्गी की आवाज चू फैंग के दिमाग में गूंज उठी। भ्रम! चू फैंग अचानक घबरा गया। जब उसने अपने पिता की ओर देखा तो उसे आश्चर्य हुआ कि उसके पिता और चू परिवार के अन्य सदस्य अपने हाथों में तेज धारदार ब्लेड पकड़े हुए थे और चू फैंग की ओर बढ़ रहे थे। उनकी गति और ताकत गहन क्षेत्र के शिखर से संबंधित थी। हुश 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 अपने पूर्व परिवार के हमलों का सामना करते हुए चू फैंग को वास्तव में नहीं पता था कि क्या करना है। एग्गी की शक्ति के साथ जैसे ही वह चकमा देता है, उसने पूछा, पिताजी, क्या यह आप हैं? रुके, मैं चू फैंग हूँ। बेवकूफ, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि यह एक भ्रम है। तुम अभी भी पूछ रहे हो। संकोच मत करो और जल्दी से उन्हें मार डालो, वरना उनकी शक्ति से वे तुम्हारी मैली चेतना के साथ और भी मजबूत हो जाएंगे। एग्गी ने सख्त चेतावनी दी। अध्याय 298 काला कछुआ कवच तकनीक। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था जैसे चू फैंग एक अजीब से चक्र में फंस गया हो। भले ही एग्गी उसे लगातार याद दिला रहा था, भले ही वह खुद जानता था कि उसकी आंखों के सामने जो नज़ारा दिख रहा था वह सिर्फ एक भ्रम था। जब उसे अपने परिवार को व्यक्तिगत रूप से मारने की जरूरत थी तो वह अपने दिल को ठंडा नहीं कर सकता था और वह हमला नहीं कर सकता था। बेवकूफ, यह एक भ्रम है और ये तुम्हारा परिवार नहीं है। अगर तुम उन्हें नहीं मारोगे तो वे तुम्हें मार देंगे। क्या तुम यही मरने वाले हो? क्या तुम उन लोगों की तरह बनोगे और इस संरचना में फंसकर मर जाओगे? क्या तुम्हें इस बात का एहसास है? एग्गी ने बेचैनी से चिल्लाया क्योंकि उसे लगा कि चू फैंग का दिमाग भ्रम संरचना से भ्रमित हो गया था। एग्गी की चीख सुनकर चू फैंग पहले तो थोड़ा झिझका, लेकिन आखिरकार उसे होश आ गया। उसने अपने दांत पीस लिए, फिर जोर से चिल्लाया, नहीं, मैं यहाँ नहीं मर सकता। तुम शापित भ्रम, जाओ मर जाओ। बोलने के बाद चू फैंग ने भागने के अपने कदम रोक दिए और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने शून्य ड्रैगन के रोने के ब्लेड का इस्तेमाल किया और आसमान से तेज दबाव नीचे आया। दर्जनों भ्रमों को दबा दिया गया और वे हिल भी नहीं सकते थे क्योंकि वे लगभग बलपूर्वक कुचले जाने वाले थे। फैंगर, मत करो, जल्दी से रुको, मैं तुम्हारा पिता हूँ। फैंगर, मैं तुम्हारा दादा हूँ, ऐसा मत करो। लेकिन उस पल जो भ्रम पहले आक्रामक थे, उन्होंने वास्तव में चू फैंग का नाम पुकारना शुरू कर दिया था। हालांकि चू फैंग ने न केवल उन पर ध्यान देना बंद कर दिया, बल्कि उसने शून्य ड्रैगन के रोने के ब्लेड की ताकत भी बढ़ा दी। अंत में दर्जनों भ्रमों को जबरन जिंदा कुचल दिया गया। सफलता! यह महसूस करने के बाद कि वह शांत हो गया है, चू फैंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली। लेकिन जब उसने अपनी निगाह चारों ओर घुमाई तो उसकी अभिव्यक्ति भयभीत हो गई और उसकी आंखें तुरंत बदल गईं। उसे ये देखकर बहुत बुरा लगा कि भ्रम गायब नहीं हुआ। उसके चारों ओर दर्जनों लाशें पड़ी थीं। लाशें उसके पिता और चू परिवार के अन्य सदस्यों की थीं। उनकी मौत बहुत ही दयनीय थी क्योंकि वे सभी कुचलकर मारे गए थे। हल्की मौतों के लिए वह अभी भी यह निर्धारित कर सकता था कि कौन कौन है, लेकिन अधिक गंभीर मौतों के लिए वे पहले से ही खून के तालाब बन गए थे और उनके चेहरे भी पहचाने नहीं जा सकते थे। तारानकन पफ! उस पल चू फैंग अचंभित था क्योंकि वह शक्तिहीन होकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया था। उसने पहले ही अपनी आत्मा शक्ति का इस्तेमाल करके इसका पता लगा लिया था और उसने पाया कि लाशें असली थीं। शवों पर उसके परिवार की आभा भी बनी हुई थी। उसने वास्तव में
व्यक्तिगत रूप से अपने ही परिवार की हत्या की थी। मैंने ये किया। मैंने खुद अपने पिता को मारा, अपने दादा को मारा, अपने पहले चाचा को मारा, अपने दूसरे चाचा को मारा। चू फैंग ने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और उसकी आंखें झपक रही थीं। उस पल वह थोड़ा पागल हो गया। उसका दिमाग टूटने के करीब था और उसके चेहरे पर दुख के दर्द से मरने की इच्छा की अभिव्यक्ति लटकी हुई थी। चू फैंग, तुम क्या कर रहे हो? ये केवल भ्रम है। भ्रम। ये देखकर एग्गी ने जल्दी से चू फैंग को याद दिलाने की कोशिश की। नहीं, वे भ्रम नहीं हैं। वह मेरे पिता हैं, मेरा परिवार। मैं उनकी आभा महसूस कर सकता हूँ और वे मूल रूप से मरे नहीं थे, लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से उन सभी को मार डाला। तुम मूर्ख हो। यही तो भ्रम है। क्योंकि तुम संरचना की शक्ति के खिलाफ नहीं लड़ सकते, इसलिए तुम ये निर्धारित नहीं कर सकते कि वे असली हैं या नकली। तुम्हारी आत्मा की शक्ति ने यहाँ पहले ही काम करना बंद कर दिया है। चू फैंग, मजबूत बनो। ये तुम्हारे दिल में एक शैतान की तरह है। यह एक बोझ है जिसे तुम छोड़ नहीं सकते। इस भ्रम ने तुम्हारी कमजोरी को पकड़ लिया, इसलिए इसने उनके रूप बनाए। तुम्हें दृढ़ रहना चाहिए और खुद पर विश्वास रखना चाहिए। विश्वास करो कि तुम सही हो। वे भ्रम हैं और सब कुछ नकली है। जब तक तुम बच सकते हो, तुम उस राक्षस को दूर भगा सकते हो। तुम अपनी अंतरात्मा को साफ कर सकते हो और कोई बोझ नहीं उठा सकते। एग्गी की आवाज़ चू फैंग के कानों में गूंजती रही और यह एक दीपक की तरह थी जो दिशा दे रही थी। इसने चू फैंग को जीवित रहने के मार्ग पर ले गया। जैसे जैसे एग्गी याद दिलाता रहा, चू फैंग का दिमाग आखिरकार धीरे धीरे साफ होने लगा। उसे एग्गी की बातों पर और खुद पर भरोसा होने लगा। वह अब भाग नहीं सकता था और उसने सीधे लाशों की तरफ देखा। उसने सीधे अपने पिता की लाश की तरफ देखा। हम चू फैंग ने जैसे ही सीधे देखा, लाशें भ्रम में बदलने लगी। खून गायब हो गया, लाश गायब हो गई और अंत में भ्रम पूरी तरह से गायब हो गया। उसी क्षण चू फैंग आखिरकार अपने आसपास की हर चीज को ठीक से देखने में सक्षम हो गया। उसने पाया कि वह अभी भी कोहरे में था, लेकिन पहले की तुलना में यह एहसास बिल्कुल अलग था क्योंकि वह पहले से ही भ्रम निर्माण पर विजय पाने की विधि जानता था। एग्गी, शुक्रिया। अगर तुम यहाँ नहीं होते तो मुझे डर है कि मैं इस चुनौतीपूर्ण चरण को पार नहीं कर पाता। चू फैंग ने अपने माथे पर ठंडा पसीना पोंछा, जबकि उसे कुछ डर भी महसूस हो रहा था। आप किस बात के लिए धन्यवाद दे रहे हैं? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आखिरकार इसका दोष आप पर नहीं लगाया जा सकता। ये केवल इतना ही कहा जा सकता है कि भ्रम का स्वरूप बहुत मजबूत और बहुत वास्तविक है। ये किसी की आत्मा को धोखा देने में सक्षम था और कोई भी यह निर्धारित नहीं कर सकता था कि यह शुरुआत में नकली था। ये भावनाओं के माध्यम से व्यक्ति के हृदय पर आक्रमण करता है, क्योंकि चाहे वह पारिवारिक भावना हो या प्रेम, ये लोगों को अपनी सुरक्षा को नज़रअंदाज करने की अनुमति देता है और ये लोगों को अपना विवेक भी खोने देता है। लेकिन मेरा मानना है कि मेरे बिना भी तुम निश्चित रूप से उस बाधा को पार करने और अपने दिल के राक्षस को दूर करने और उसे जाने देने में सक्षम होते। एग्गी ने मीठी मुस्कान दी और उसकी जोशीली आवाज़ सुनने में बेहद सुखद थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जैसे ही चू फैंग ने सुना, उसका दिल गर्म हो गया। बुरा नहीं, बुरा हुनर नहीं। लेकिन अचानक एक गहरी और बूढ़ी आवाज़ गूंजी। यह अचानक चू फैंग के पीछे गूंजी। आवाज़ गूंजने के बाद चू फैंग का शरीर कांपने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि उसी समय उसने अपनी पीठ के पीछे एक अत्यंत मजबूत उत्पीड़न की भावना महसूस की। जब उसने अपना सिर घुमाया तो चू फैंग को चौंक कर पता चला कि उसके पीछे खून से लाल रंग की 2 जोड़ी आंखें थीं। 4 खून जैसी आंखों में से 2 लालटेन जितनी बड़ी थी और बाकी 2 लालटेन जितनी बड़ी थी। हालांकि खून से लाल आंखों से किसी भी तरह की हत्या की मंशा नहीं निकलती थी, फिर भी चू फैंग उसे देखकर लगातार डरता रहता था। उसकी आत्मा शक्ति उस स्थान पर काम नहीं करती थी, इसलिए उसके पास ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं था कि खून से लाल आंखों वाले जोड़े का मालिक कौन था। लेकिन वह जानता था कि यह निश्चित रूप से एक बहुत शक्तिशाली अस्तित्व था। बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? गहरी आवाज़ फिर से गूंजी और ये तांबे की घंटी की तरह जोरदार और स्पष्ट थी। मैं चू फैंग हूँ, सीनियर। मुझे आश्चर्य है कि आपका भव्य नाम क्या है? चू फैंग ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। मैं ब्लैक टॉर्टोइस आर्मर टेक्निक हूँ। बेटा, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। तुम न केवल इस जगह को खोजने में सक्षम थे, बल्कि तुम इल्यूजन फॉर्मेशन के खिलाफ लड़ने में भी सक्षम थे। कम से कम तुम में कुछ क्षमता तो है। जब तक आप मेरी एक मदद कर सकते हैं, मैं अपनी योग्यता आपको देने पर विचार करूंगा। लेकिन मुझे सिर्फ ये जानना है कि क्या आप मदद करने के लिए तैयार हैं या नहीं। उन शब्दों को सुनने के बाद
चू फैंग का दिल तुरंत असीम आनंद में डूब गया। ब्लैक टॉर्टोइस आर्मर तकनीक ने खुद को बेनजुन भी कहा। समान स्वर और समान नाम ने पहले से ही चू फैंग को यह अनुमान लगाने की अनुमति दी कि यह क्या था। ये बहुत संभव था कि यह सम्राट मकबरे के भीतर छिपा हुआ एक और गुप्त कौशल था। टीएन बेनजुन मैं की जगह लेता है और यह खुद को नाम देने का एक तरीका है जब वे किसी उच्चतर अस्तित्व के होते हैं। इस बात पर विचार करते हुए चू फैंग ने संकोच करने की हिम्मत कैसे की। उसने तुरंत उत्तर दिया, वरिष्ठ कृपया मुझे अपना आदेश दें। जब तक मैं ये कर सकता हूँ मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूँगा। हाँ, तुम होशियार छोटे बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम जानते हो कि मैं क्या हूँ। मुझे तुम्हारे शरीर में एक परिचित आभा महसूस हो रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सफ़ेद बाघ, वह घमंडी आदमी, वास्तव में तुम्हारी सेवा करेगा। अध्याय 299 प्राचीन महल अन्वेषण। उन शब्दों को सुनने के बाद चू फैंग अचंभित हुए बिना नहीं रह सका। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वह अपने शरीर में मौजूद व्हाइट टाइगर स्लॉटिंग तकनीक को महसूस करने में सक्षम था। हाँ, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उस आदमी जितना गर्वित नहीं होऊंगा। मुझे उसी गुरु को पहचानने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आप मेरी योग्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे अभी भी आपकी हिम्मत का परीक्षण करना होगा। ब्लैक टॉर्टोइस आर्मर तकनीक ने कहा। किस तरह से परीक्षण? चू फैंग ने जल्दी से पूछा। इस जगह का अनुसरण करो और सीधे आगे बढ़ो। वहाँ एक प्राचीन पत्थर का महल है। पत्थर के महल के भीतर एक बक्सा है जो सीलबंद है। उस बक्से को मेरे पास लाओ, फिर मैं अपनी योग्यता तुम्हें दे दूंगा। बेशक, अगर तुम उस बॉक्स को लेना चाहो तो यह इतना आसान नहीं होगा। तुम्हारे पास 10 घंटे की सीमा है। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम और मैं एक दूसरे के लिए किस्मत में नहीं हैं। हाँ। अचानक ब्लैक टॉर्टोइस आर्मर टेक्निक अजीब तरह से जोर से हंसा और उसके हंसने के साथ ही चू फैंग को घेरने वाला कोहरा भी पीछे हट गया। जब कोहरा पूरी तरह से गायब हो गया तो चू फैंग भी विशाल गुफा की दुनिया में वापस आ गया। हालांकि ब्लैक टॉर्टोइस आर्मर टेक्निक पहले ही गायब हो चुका था और उसे देखा नहीं जा सकता था। वरिष्ठ, क्या इसकी सुरक्षा के लिए कुछ है, या इसका मतलब यह है कि कोई तंत्र है? चू फैंग ने जल्दी और जोर से पूछा, लेकिन ये बेकार था क्योंकि ब्लैक टॉर्टोइस कवच तकनीक के चले जाने के बाद ये वापस नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे ये पूरी तरह से गायब हो गया और इसने एक भी निशान नहीं छोड़ा। उस पल चू फैंग खुद को रोक नहीं सका और अपनी नज़र उस दिशा की ओर डाली जिस ओर ब्लैक टॉर्टोइस कवच तकनीक ने जाने के लिए कहा था। वहां गुफा की चट्टानों से बनी एक सुरंग थी। ये वर्मिलियन बर्ड सिटी के नीचे सम्राट मकबरे के प्रवेश द्वार पर बनी सुरंगों से काफी मिलती जुलती थी। चू फैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के फिर से विश्वात्मा कंपास निकाला और आगे बढ़ गया। वह वास्तव में एक गुप्त कौशल के आकर्षण के प्रति शक्तिहीन था। चू फैंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि सीक्रेट स्किल तुम्हें धोखा दे रही है। लेकिन ठीक उसी समय एग्गी ने गंभीरता से याद दिलाया। एग्गी, तुम्हारा क्या मतलब है? चू फैंग ने पूछा। मुझे लगता है कि वह गुप्त कौशल चालाक है। वह अपनी क्षमता को इतने सरल तरीके से आप तक नहीं पहुंचाएगा। यह अलग बात है कि जिस चीज को पाने के लिए उसने आपको कहा है उसे पाना बहुत मुश्किल है। भले ही वह आपको मिल जाए, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह आपको अपना स्वामी मान ले। शायद वह आपको खा भी जाए। एग्गी ने याद दिलाया। सच में, मुझे इस तरह इस्तेमाल करने से उसे क्या लाभ होगा? चू फैंग थोड़ा उलझन में था। यह आसान है। इसके यहाँ रहने का कारण बहुत संभव है क्योंकि यह यहाँ फंस गया है। वह जो चीज़ आपसे लेना चाहता है, संभवतः वही चीज़ उसे आज़ादी दिला सकती है। आपको ये जानना होगा कि सीक्रेट स्किल्स बहुत घमंडी होते हैं। जब तक कि यह एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति न हो, वे समर्पण करने को तैयार नहीं होंगे। इसलिए कुछ सीक्रेट स्किल्स अपने पहले मास्टर को छोड़ने के बाद दूसरे मास्टर को नहीं चुनते हैं। इसलिए आज़ादी के साथ ये दुनिया भर में घूमता है। जब तक इसे कोई बहुत शक्तिशाली विशेषज्ञ नहीं मिल जाता जो इसे अधीनता में आने के लिए मजबूर कर दे, तब तक ये किसी अन्य व्यक्ति की सेवा नहीं करेगा। सीक्रेट स्किल ने अभी कहा कि यह व्हाइट टाइगर स्लॉटिंग तकनीक से अलग है। इसने जानबूझकर कहा कि इसे गर्व नहीं है, लेकिन इससे यह अपने गर्व को छिपाने में अधिक संदिग्ध हो जाता है। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि यह आसानी से आपकी सेवा नहीं करेगा और इसके बजाय ऐसा लगता है कि यह आपका उपयोग कर रहा है। एग्गी ने समझाया। वास्तव में छूने की सीमा में आने वाली अच्छी चीजें हमेशा लोगों को संदेह का कारण बनती हैं। हालांकि अभी मेरे पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है।
इसके अलावा मुझे इस बात का डर है कि वह बॉक्स जिसे वह मुझसे लेना चाहता है उसे इतनी आसानी से नहीं लिया जाएगा। चू फैंग पहले ही विशाल गुफा सुरंग में चला गया था। उसके सामने घनी तरह से भरे विशाल प्रतीक भी दिखाई दिए। ये दानव विरोधी प्रतीक हैं। क्या ये संभव है कि यहाँ कोई दुष्ट आत्मा भी पहरा दे रही हो? उस पल एग्गी भी शांत नहीं रह सका। दानव विरोधी प्रतीकों का उपयोग दुष्ट आत्माओं को रोकने के लिए किया जाता था, और जो लोग दुष्ट आत्मा बनने में सक्षम थे उन्हें कम से कम स्वर्ग क्षेत्र की साधना की आवश्यकता थी। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसका चू फैंग विरोध कर सके। ऐसा लगता है कि ब्लैक टोटो इस आर्मर तकनीक ने मुझे वाकई मुश्किल काम दे दिया है, चू फैंग ने कड़वी हंसी में कहा, और वह और अधिक सावधान होने से बच नहीं सका। हालांकि उसने अपने कदम आगे नहीं रोके क्योंकि वह 10 घंटे का समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। 2 घंटे की भाग दौड़ के बाद गुफा की सुरंग भी बड़ी होने लगी और एंटी डेमन सिंबल भी और करीब आ गए, जिसका मतलब ये भी था कि चू फैंग उस दुष्ट आत्मा के और करीब आ रहा था। अंत में 2 घंटे और चलने के बाद दानव विरोधी प्रतीक गायब हो गए और चू फैंग के सामने एक विशाल पुराना महल दिखाई दिया। पुराने महल का आकार मानव खोपड़ी जैसा था। ये भयावह और डरावना था और इसने लोगों को बेहद भयानक एहसास कराया। ध्यान आकर्षित न करने के लिए चू फैंग के पास विश्व आत्मा कंपास को हटाने और अपनी आभा को छिपाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सावधानी से वो प्रवेश द्वार में चला गया जो एक मुंह की तरह था। चू फैंग, मेरी बात सुनो। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ यदि तुम किसी दुष्ट आत्मा से मिलते हो तो तुम निस्संदेह मर जाओगे। दुष्ट आत्माएं आत्मा संरचनाओं की शक्ति को समझती हैं और बिना किसी आत्मा शक्ति के भी यदि वह तुम्हें जकड़ लेती है तो बच निकलना लगभग असंभव है। तो अगर तुम किसी दुष्ट आत्मा से मिलते हो तो तुम्हें मुझे अपने शरीर पर नियंत्रण करने देना चाहिए, नहीं तो तुम और मैं दोनों दुष्ट आत्मा के मुंह से मर जाएंगे। अगर वह तुम्हें खा जाए तो न केवल तुम बल्कि मैं भी निश्चित रूप से मर जाऊंगा। हम स्रोत ऊर्जा की तरह अवशोषित और परिष्कृत हो जाएंगे और हम पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। एग्गी ने गंभीरता से याद दिलाया। चू फैंग ने अपना सिर हिलाया। उसने पहले भी दुष्ट आत्मा को देखा था और वह ऐसी चीजों की भयावहता को जानता था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा एग्गी ने कहा था। वे ऐसी चीजें नहीं थी जिनसे वह लड़ सकता था। ये ताकत का दिखावा करने का समय नहीं था, इसलिए जब समय आया तो वह वही करेगा जो उसे करना था। वह एगी को अपने शरीर पर नियंत्रण करने देगा। भले ही एगी को भारी बोझ उठाना पड़े, जब तक वे जीवित रह सकते हैं कम से कम उसके पास एगी को ठीक होने में मदद करने के तरीके तो होंगे। लेकिन अगर वे मर चुके हैं तो इसका मतलब है कि उनके पास कुछ भी नहीं है। निर्णय के बाद चू फैंग प्राचीन महल में और भी आगे बढ़ता गया। वह जितना अंदर गया चू फैंग उतना ही परेशान महसूस करने लगा। उसे आश्चर्य हुआ कि प्राचीन महल में केवल एक ही सुरंग थी। दुष्ट आत्मा द्वारा खोजे जाने से बचने के लिए चू फैंग ने पता लगाने के लिए अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। चू फैंग को उन परिस्थितियों में निष्क्रिय रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह केवल सीधे आगे बढ़ सकता था और अंत में चू फैंग अंत तक पहुंच गया। अंत में चू फैंग के चेहरे के सामने एक विशाल मुख्य हॉल दिखाई दिया। मुख्य हॉल की शैली को एक शब्द में वर्णित किया जा सकता है, अजीब। हर जगह बेचैनी फैली हुई थी, मानो कोई भयानक दुष्ट आत्मा किसी भी समय चू फैंग के सामने आ सकती है। लेकिन चू फैंग के पास उन चीजों के बारे में सोचने का समय नहीं था क्योंकि उसकी वर्तमान निगाह पहले से ही अंत में एक बड़ी कुर्सी पर आकर्षित थी, क्योंकि कुर्सी पर एक अजीब सा बॉक्स था। बक्सा बहुत बड़ा था और उसका आकार भी बहुत अजीब था। वह बिल्कुल ताबूत जैसा लग रहा था, लेकिन उस ताबूत में हजारों छेद थे और वह आम ताबूतों से 10 गुना बड़ा था। अरे, इस कुर्सी पर एक आत्मा संरचना है। ये देखकर कि दुष्ट आत्मा प्राचीन महल के अंदर नहीं थी, चू फैंग जल्दी से विशाल कुर्सी के सामने पहुंचा। लेकिन उसने पाया कि कुर्सी के बाहर सुरक्षात्मक आत्मा संरचना की एक बहुत ही प्रभावशाली परत बिछी हुई थी। घबराओ मत, आत्मा निर्माण की जो तकनीकें तुम अभी समझ रहे हो उनसे तुम्हें इसे समझने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन कोई नहीं जानता कि दुष्ट आत्मा कब वापस आएगी, इसलिए तुम्हें जल्दी करने की जरूरत है। एग्गी ने याद दिलाया। मम्मा, मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ। चू फैंग ने अपने दांत पीस लिए। गुप्त कौशल हासिल करने के लिए चू फैंग केवल किसी भी समय दुष्ट आत्मा द्वारा पकड़े जाने का जोखिम उठा सकता था ताकि विशाल कुर्सी पर आत्मा संरचना को समझा जा सके। हालांकि जितना ज्यादा वह समझ रहा था चू फैंग उतना ही परेशान हो रहा था। उसे लगा कि उसकी पीठ के पीछे 2 आंखें घूर रही हैं,
फिर भी जब उसने पलटकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। अध्याय 300 दुष्ट आत्मा अपने स्वामी को पहचानती है। भयानक प्राचीन महल के भीतर असहज भावनाओं को गले लगाते हुए चू फेंग घबराहट में कुर्सी की स्पिरिट फॉर्मेशन को समझ रहा था। आखिरकार 4 घंटे तक समझने के बाद चू फेंग ने आखिरकार स्पिरिट फॉर्मेशन को खोल दिया। उस समय चू फेंग पसीने से भीग गया था और उसके कपड़े भी भीग गए थे। वह वास्तव में बहुत घबरा गया था। 4 घंटे निश्चित रूप से उसके लिए सबसे कठिन समय थे, क्योंकि उसे नहीं पता था कि डरावनी दुष्ट आत्मा कब प्रकट होगी और उसे मुख्य हॉल के भीतर बंद कर देगी। लेकिन सौभाग्य से वह अंततः सफल हो गया। जब उसने सफलतापूर्वक आत्मा संरचना को खोला तो ताबूत जैसा अजीब बॉक्स चू फेंग द्वारा छुआ जा सका। लेकिन चू फेंग ने उत्तेजना के कारण अपनी समझदारी नहीं खोई। उसने पहले अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग करके उस अजीब बक्से का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया, और जब उसने पाया कि वे कोई असामान्यता नहीं है तो उसने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और वह उस बक्से को ले जाना चाहता था। तारांकन हम, लेकिन चू फेंग के पास पहुंचने से पहले ही बॉक्स से चमकदार रोशनी निकल रही थी। उसी समय एक बेहद भयानक आभा बॉक्स से बाहर निकल रही थी। चू फेंग, भागो, इस बक्से के अंदर एक दुष्ट आत्मा है। अचानक एग्गी ने तनाव से चिल्लाया। क्या दुष्ट आत्मा? यहाँ दुष्ट आत्मा कैसे है? चू फेंग पहले तो हैरान रह गया, फिर उसके बाद उसे अचानक कुछ एहसास हुआ और उसने अपने दिल में बहुत कोसा, धिक्कार है, मुझे धोखा दिया गया है। चू फेंग ने पहले ही स्थिति पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी थी। वह जानता था कि प्राचीन महल में हमेशा एक दुष्ट आत्मा रहती है। हालांकि दुष्ट आत्मा ताबूत जैसे बक्से में कैद थी, और अभी उसने पूरे 4 घंटे किसी और चीज में नहीं बिताए, बल्कि उस दुष्ट आत्मा को मुक्त करने के तरीकों के बारे में सोचा जिससे वह सबसे अधिक चिंतित और भयभीत था। चू फेंग जिस चीज के प्रति सबसे ज्यादा असहाय था वह ये थी कि वह वास्तव में सफल हो गया था। वह सीलबंद दुष्ट आत्मा को मुक्त करने में सफल रहा। जाहिर है वह शापित ब्लैक टॉर्टोइस कवच तकनीक द्वारा खेला गया था। लेकिन गुस्सा तो गुस्सा ही था और चू फेंग के कदम नहीं रुक सकते थे। उसने पहले ही इंपीरियल स्काई तकनीक का चरम पर इस्तेमाल किया था और वह अपनी जान बचाने के लिए प्राचीन महल के बाहर की ओर बड़े बड़े कदम बढ़ाता हुआ भाग गया। हाँ, मैं रिहा हो गया। आखिरकार मैं आज़ाद हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बाहर निकलते ही मेरे लिए इतना स्वादिष्ट इंसान होगा जिसका मैं आनंद ले सकूंगा। भगवान मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। हाँ, टिल्ड। चू फेंग भाग रहा था, तभी चू फेंग के पीछे से असामान्य रूप से भयावह हंसी की आवाज आई। साथ ही अत्यंत विशाल आभा की एक लहर अकल्पनीय गति से चू फेंग की ओर बढ़ी। चू फेंग, जल्दी करो, अपना शरीर मुझे सौंप दो और मैं तुम्हें इस जगह से ले जाऊंगा। एग्गी बेचैनी से चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले कि चू फेंग उस पर प्रतिक्रिया कर पाता, उसे और भी अधिक शक्तिशाली आभा की लहर ने जमीन पर दबा दिया। जब उसने अपना सिर उठाने में पूरी ताकत लगाई तो उसने पाया कि एक भयावह राक्षस उसके सामने खड़ा था और उसे घूर रहा था। यह एक मानव आकार का राक्षस था। हालांकि यह एक विशालकाय जैसा था। ये 15 मीटर लंबा था और इसकी एक जोड़ी आंखें चू फेंग से भी बड़ी थी। इसका चेहरा भी असामान्य रूप से भयावह था। खाली आंखों की जोड़ी, तीखे दांत और उसके शरीर के चारों ओर घूमने वाली लाल रंग की गैस, इन सभी ने चू फेंग को बताया कि यह कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक दुष्ट आत्मा थी। अरे, तो यह एक दुष्ट आत्मा की शक्ति है। यहाँ तक कि मेरी आत्मा की शक्ति भी सील कर दी गई है और एग्गी के साथ मेरा संबंध भी टूट गया है और मैं अब अपना शरीर एग्गी को नहीं दे सकता। चू फेंग ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। अब तक के अपने पूरे जीवन में ये पहली बार था जब उसने इतने भयानक प्रतिद्वंद्वी का सामना किया था। विशुद्ध रूप से अद्वितीय दबाव के साथ इसने चू फेंग के पास जो कुछ भी था उसे सील कर दिया। साधना, आत्मिक शक्ति। वह एग्गी के साथ संवाद करने में भी असमर्थ था। इससे चू फेंग को एक खास तरह की भावना का अनुभव हुआ, निराशा की भावना। हे, तुम इतनी कम उम्र में ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट बन गए हो, है न? तुम्हारे पास तो कुछ तरीके हैं। बेटा, डरो मत। जब मैं तुम्हें खाऊंगा तो तुम्हें कोई दर्द महसूस नहीं होने दूंगा। दुष्ट आत्मा की आवाज बेहद डरावनी थी। ये वास्तव में शैतान की तरह थी। इसकी आवाज सुनते ही चू फेंग की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तुम उसे खाना चाहते हो, तुम इसके लायक नहीं हो। लेकिन ठीक उसी समय एक गहरी और प्राचीन आवाज अचानक गूंजी। उस आवाज के गूंजने के बाद विशाल प्राचीन महल भी कांप उठा। कौन? आवाज सुनकर दुष्ट आत्मा के चेहरे पर भी काफी बदलाव आया।
वह अपनी भयंकर नजरें प्रवेश द्वार की दिशा की ओर घुमाने से खुद को नहीं रोक सका। उस पल चू फैंग को साफ तौर पर महसूस हुआ कि धरती उसके नीचे हिल रही है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये कदमों की आवाज थी, लेकिन कौन सी शक्ति हर कदम पर जमीन को इस तरह हिला सकती है? उस स्थिति में दुष्ट आत्मा भी बेचैन हो गई। उसने जल्दी से अपने बड़े हाथ से चू फैंग को पकड़ लिया और अपनी हथेली में दबा लिया। वह वास्तव में चू फैंग को तीर अवरोधक ढाल के रूप में लेना चाहती थी। उसी समय भारी कदम और करीब आ गए और चू फैंग प्रवेश द्वार की दिशा में 4 रक्त लाल आंखें दिखाई देने में सक्षम हो गया। क्या ये संभव है कि यह वही है? चू फैंग को आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने पहले से ही 4 रक्त लाल आंखों को पहचान लिया था। रक्त लाल आंखों के प्रकट होने के बाद कोहरे का एक बड़ा क्षेत्र था। इसकी वजह से चू फैंग अपने मूल शरीर को देखने में असमर्थ था, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि इससे निकलने वाली आभा उस दुष्ट आत्मा से भी अधिक भयानक थी जिसने चू फैंग को अपने हाथ में पकड़ रखा था। तुम कौन हो? तुम मेरे इलाके में क्यों घुस आए हो? ये देखकर दुष्ट आत्मा भी डर गई। बोलते बोलते वह पीछे हट गई और सिकुड़ गई। ठीक उसी समय कोहरा अंततः पीछे हट गया और चू फैंग और दुष्ट आत्मा के सामने एक विशाल चीज प्रकट हुई। हालांकि इस विशालकाय चीज का स्वरूप बहुत ही अजीब था। यह एक विशाल कछुए जैसा था और कछुए के खोल के ऊपरी हिस्से में नुकीले कांटे भरे हुए थे। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि विशाल कछुए के ऊपर एक असामान्य रूप से डरावना बड़ा सांप भी कुंडली मारे हुए था। बड़े सांप और कछुए ने एक ही शरीर साझा किया। 2 जोड़ी रक्त लाल आंखें चू फैंग और दुष्ट आत्मा को घूर रही थी। विशेष राक्षस स्पष्ट रूप से बिना किसी संदेह के ब्लैक कछुआ कवच तकनीक था। तुम मुझे पहचानते भी नहीं। काले कछुए कवच तकनीक ने घृणा से दुष्ट आत्मा को देखा। ये तुम हो, तुम उस समय से हो। उस पल दुष्ट आत्मा का चेहरा पूरी तरह से आतंक से भरा हुआ था। हालांकि उसका चेहरा बहुत भयावह था, फिर भी उसके डर के भाव देखे जा सकते थे। पफ अचानक दुष्ट आत्मा वास्तव में जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और काले कछुए कवच तकनीक की ओर भीख मांगने लगी। उसने विनती भरे लहजे में कहा, महामहिम, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ आए हैं। मैंने पहले भी बहुत अपराध किए हैं। कृपया मुझे माफ करें। क्या आप जीना चाहते हैं या मरना चाहते हैं? ब्लैक टॉर्टोइस आर्मर टेक्निक ने पूछा। जियो, बेशक मैं जीना चाहता हूँ, दुष्ट आत्मा ने तुच्छता से उत्तर दिया। अगर तुम जीना चाहते हो तो यह आसान है। अपनी आंखें खोलो कुत्ते और ध्यान से देखो। अब से वह तुम्हारा मालिक है। जब तुम यहाँ पहरा देते हो तो तुम उसके अलावा किसी और व्यक्ति को इस जगह से गुजरने की अनुमति नहीं देते। जहाँ तक उसका सवाल है तो तुम्हें न केवल उसे गुजरने देना है बल्कि उसकी आज्ञाओं को भी मानना है। ब्लैक टॉर्टाइज आर्मर तकनीक ने चू फैंग की ओर इशारा करते हुए कहा। ये देखकर दुष्ट आत्मा ने अनादर का एक भी भाव दिखाने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से अपने हाथ में पकड़े चू फैंग को वापस जमीन पर रख दिया और फिर सम्मान भरे लहजे में चू फैंग से बोली, तुम्हारा अधीनस्थ गुरु को अपना सम्मान देता है।